ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवा रहा था। आज मैं आपको फ़ोटोशॉप का क्रैश कोर्स करवाने जा रहा हूँ, जो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का होगा इंशाल्लाह। तो इसके अंदर हम लोग बेसिक टूल्स वगैरह सीखेंगे, वो वाले टूल्स ही सीखेंगे जो तकरीबन तमाम वर्जन्स के अंदर कॉमन है, मोस्टली यूज़ होते हैं। और उसको सीख के एक बिगनर लेवल आराम से फ़ोटोशॉप यूज़ कर सकता है, मीडियोकर भी यूज़ कर सकता है। एक्सपर्ट के लिए ये है कि वो थोड़ा बहुत इसमें जो चीज़ भूल गया है या जो नए फीचर्स आए हैं उसको लर्न कर सकता है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप के ऊपर। सो गाइस, दिस इज़ माय स्क्रीन। हम लोग फ़ोटोशॉप खोल लेते हैं। मेरे पास फ़ोटोशॉप CC 2020 है। और जब फ़ोटोशॉप खुलेगा आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी। इसमें आप दो तीन तरीके से फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट लर्न कर लेते हैं कि इंपोर्ट कैसे किया जा सकता है। तो पहली तो चीज़ ये है कि आप यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, सिलेक्ट वन फाइल। यहाँ पर आपने क्लिक किया, कोई भी इमेज आपको अच्छी लग रही है आपने उस पर डबल क्लिक किया और वो इमेज आपके पास इस तरह इंपोर्ट हो जाएगी फ़ोटोशॉप के अंदर। एक ये सिंपल तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि फ़ोटोशॉप को ऐसे रखिए, एक फ़ोल्डर आप खोल लीजिए अपना। वहाँ से अगर कोई फाइल आपको अच्छी लग रही है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इस तरह आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। ये आपके पास हो गया दूसरा तरीका फ़ोटोशॉप में कोई भी फ़ाइल इंपोर्ट कराने का। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे ओपन का बटन है, ओपन दबाइए, कोई भी इमेज पकड़िए और उसको खोल लीजिए। इस तरह ये तीसरा तरीका हो गया कोई भी फाइल को इंपोर्ट करने का। सही है। और एक नॉर्मल तरीका जैसे विंडोज़ के तमाम टॉप बार के ऊपर ये वाली पट्टी आती है टैब्स की, इसके अंदर भी ओपन न्यू वगैरह का बटन्स होते हैं। तो यहाँ से भी आप ये बटन दबा सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+O। यहाँ से भी फाइल खुलेगी, यहाँ पे एक विंडो खुलेगी, उसमें से कोई भी फाइल आप चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कीजिए और खोल लीजिए। ये तो हो गया इंपोर्ट का तरीका। अगर आपको कोई न्यू फाइल खोलनी है तो वो कैसे खोलेंगे, वो भी सिंपल है। यहाँ क्रिएट न्यू का बटन है, यहाँ पर बटन दबाइएगा तो ये एक विंडो खुलेगी न्यू डॉक्यूमेंट के नाम की। यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी आप न्यू खोल सकते हैं, फाइल न्यू, और Ctrl+N दबा के भी शॉर्टकट में आप ये विंडो खोल सकते हैं। ये तीन तरीके हैं न्यू फाइल खोलने के लिए। अच्छा, जब फाइल खोलने का ऑप्शन आता है तो इसके अंदर तीन चार हमारे पास मज़ीद प्रीसेट्स वगैरह गिवन होते हैं कि बने बनाए, जैसे अब रिसेंटली जो आप टेम्पलेट यूज़ कर चुके हैं, जो कस्टम साइज आप ले चुके हैं, उसका यहाँ पर नीचे आइटम्स आ रहे होते हैं। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं गूगल स्टॉक वगैरह पे, तो कितना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर आ जाइए। आपको अगर फ़ोटो से रिलेटेड कुछ प्रीसेट्स देखने हैं तो आप यहाँ पे लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड पे बहुत सारे बने बनाए प्रीसेट्स मिल जाएंगे। प्रिंट से रिलेटेड मिल जाएंगे, आर्ट वर्क से मिल जाएंगे, वेब से रिलेटेड बहुत सारे जो नॉर्मल हमारी वेबसाइट डिज़ाइन होती हैं उससे या हमारे स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है उसके बेस के ऊपर ये प्रीसेट्स बने हुए हैं। सही है। और ये मोबाइल के हैं। मोबाइल में एंड्रॉयड और आईफोन के बहुत सारे जो मोबाइल स्क्रीन रेजोल्यूशंस होते हैं उसके बेस के ऊपर यहाँ पे प्रीसेट्स बने हुए हैं। उसके अलावा फिल्म के भी हैं, वीडियोस के भी। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो ये यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। ये आपके डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन के हिसाब से भी हो सकते हैं, जैसे कि 1080p वगैरह, मोस्टली हम लोग इसी में बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट लिख लें सपोज करें, यहाँ से आपने उसका डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया है। यहाँ से आप उसका साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, पिक्सल में इंच में रखना चाहते हैं पिक्सल चूज़ कर लें, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट मोड पे रखना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से रेजोल्यूशन लगा सकते हैं। नॉर्मल वेबसाइट वगैरह 72 DPI पे बनती हैं, और इसकी अच्छी क्वालिटी वगैरह चाहिए तो 96 पे जा सकते हैं। उससे अच्छा हम लोग 150 पे ले जाते हैं। और 300 हम लोग ज़्यादातर प्रिंट्स के रिलेटेड मटेरियल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें इसकी क्वालिटी पिक्सल पर इंच काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्वालिटी बढ़ जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है कलर मोड। यहाँ से हम कलर मोड चूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली नॉर्मली हमारे पास RGB मोड होता है। प्रिंट मीडिया के लिए हम लोग CMYK यूज़ करते हैं। ग्रे स्केल रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ बनानी है ब्लैक एंड वाइट में तो आप वो कर सकते हैं। बिट मैप थोड़ा पुराना है और 3D मैक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वहाँ उस पर्पज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3D टेक्सचर वेक्सचर बनाने में ज़्यादातर बिट मैप यूज़ होता है। और ये कलर लैब भी मौजूद है। इसके अलावा हम लोग इसके बिट्स बढ़ा सकते हैं। बिट सिंपल वर्ड में ये कह सकता हूँ कि उसकी कलर की वेरिएशन बढ़ा देता है, लेकिन अभी हमारे लिए 8 बिट बहुत इनफ होता है। ये नॉर्मली स्क्रीन के ऊपर इतना ज़्यादा इसका डिफरेंस हमें नज़र नहीं आता,
तो आप 8 बिट रख के भी बना सकते हैं, 16 बिट भी रख के बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सर फाइल साइज़ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो 8 बिट रख लें। अच्छा, कोई भी डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आपको ये अभी से पूछ लेता है कि आप उसका कौन सा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, वाइट, ब्लैक, ट्रांसपेरेंट या कस्टम। कस्टम कर लेंगे तो आपको कलर पैलेट का ऑप्शन दे देगा, कलर पिकर, यहाँ से आप कोई कलर पिक कर सकते हैं, तो वो कलर ये चूज़ कर लेगा। एडवांस ऑप्शन बेसिकली एडवांस है, इसको आप छोड़ ही दें, अभी के लिए तो बेकार है ये। क्रिएट कर लीजिए, तो ये सर आपकी फ़ाइल खुल जाएगी और आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने इंपोर्ट का तरीका सीख लिया, आपने फ़ाइल क्रिएट करने का तरीका सीख लिया। अब थोड़ा सा तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है इंटरफेस। इंटरफेस भी आप समझ लें थोड़ा सा, एक ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके 4 सेक्शंस हैं फ़ोटोशॉप के। पहला सेक्शन ये है कि जो भी आप इमेज इंपोर्ट कराएंगे या कोई डॉक्यूमेंट न्यू क्रिएट करेंगे तो वो इस तरह से खुलेगा और इसकी एक विंडो बिल्कुल सेंटर में मौजूद होगी। फिर हमारे पास आ जाती है लेफ़्ट में टूल बार। इसके अंदर हमारे सारे टूल अवेलेबल होते हैं, जो हम लोग फ़ोटोशॉप में कोई भी काम कर रहे होते हैं वो सारे इसी सब टूल से हम लोग काम करते हैं। सिलेक्शन टूल, पेन टूल वगैरह ये सारे यहाँ मौजूद होते हैं। यहाँ से आप टूल्स चूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाती है टॉप नेविगेशन बार आ जाती है। ये विंडोज़ की तरह जो से टैब्स आते हैं उसी तरह के सारे टैब्स यहाँ मौजूद होते हैं। इसके नीचे वाले सेक्शन में बेसिकली जो भी आप टूल सेलेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड मिनी ऑप्शंस, फीचर्स उसके ओपन हो जाते हैं कि उसके अंदर आप फर्दर कुछ चीज़ चूज़ करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड फर्दर ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। ये वाले ऑप्शन ये राइट साइड के ऊपर भी प्रॉपर्टी का एक सेक्शन टैब बना हुआ है, यहाँ पे भी शो होते हैं बेस्ड ऑन योर टूल। जो आप टूल चूज़ करेंगे उस बेस के ऊपर भी यहाँ पे भी इफेक्ट जनरेट हो रहा होता है, जो भी टूल आप इस्तेमाल करते हैं। अभी फ़िलहाल ये आपके जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है कि इसकी रेजोल्यूशन ये है। तो टॉप बार आपने देख ली, राइट लेफ़्ट बार आपने देख ली, और सेंटर में आपने डॉक्यूमेंट की फाइलें जो भी विंडो है वो नज़र आएगी। अब आ जाते हैं राइट बार, राइट साइड पे। राइट साइड के ऊपर ये कुछ लर्न्स के वो चीज़ें वगैरह हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ट्यूटोरियल देता है कि फ़ोटोशॉप कैसे सीखा जा सकता है। तो ये बेसिकली कोई फ़ाइल खोल के आपको चला के दिखा देगा कि आपको कोई ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड कुछ खोलना है तो फाइल खोल के आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, तो ये पूरा ट्यूटोरियल उस तरह से आपको गाइड करता रहेगा कि आपको किस तरह से वो चीज़ यूज़ करनी टूल वगैरह का ना। तो फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सेक्शन को हम लोग टोटली क्लोज कर देते हैं। सही है। हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये रही है, क्या कहती है, हमारे पास इस सेक्शन के अंदर हमारे पास मौजूद है। ये लाइब्रेरी भी बंद कर देता हूँ, सही, अब ये नॉर्मल हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास कलर पैलेट आ रहा होता है, यहाँ कलर की इंफॉर्मेशन है, स्वेचेस हैं बने बनाए, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स बने बनाए हैं फोल्डर्स के अंदर, वो आप देख सकते हैं, यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज आपने ये वाला ग्रेडियंट पिक कर लिया, शायद यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो ग्रेडियंट यहाँ अप्लाई हो जाएगा, स्टफ लाइक दैट। तो ये पैटर्न्स हैं ट्रीज़ वगैरह के, ये भी शायद ड्रैग एंड ड्रॉप पे आ जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। कलर पैलेट है, कोई कलर आप चूज़ करके यहाँ पे अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी आ रही होगी आपके डॉक्यूमेंट की, और ये एडजस्टमेंट का सेक्शन है। एडजस्टमेंट हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, इसमें कितने तरीके से कलर करेक्शन आप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं ओपन करके। सही है, जैसे कि आपने ये खोल लिया तो ये कलर पैलेट खुल गया है, इसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। सही है, अब ये लेयर हम लोग डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे वाले सेक्शन के अंदर, इसको भी छोटा कर देते हैं, मिनिमाइज करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन राइट साइड के ऊपर लेयर्स का होता है। इधर तमाम जो भी आप फोटोशॉप की जो भी फाइल खोलेंगे या एक इमेज खोलेंगे वो यहाँ पर आपको शो कराएगा आइकन के साथ, आई के आइकन के साथ। तो जितनी भी लेयर्स होंगी वो यहाँ पे लिस्ट डाउन होगी और इसके अंदर आप काम करेंगे। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, फंक्शन है यहाँ पे, इससे काम करते हैं। और ये लेफ़्ट साइड पे टूल्स और प्लस ये लेयर्स, इसके बिना फ़ोटोशॉप अधूरा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हर जगह यूज़ होती हैं, इसके मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। इसी बेस के ऊपर आपका पूरा डॉक्यूमेंट बनता है। जितनी लेयर्स बनती हैं फ़ोटोशॉप के अंदर जिस पर आप काम करते हैं, और ये टूल्स होते हैं जिनके बेस पर वो काम होता है। तो होप सो आपको मैंने कोई जनरल चीज़ें बता दी हैं। 4 सेक्शंस, टॉप बार, लेफ़्ट बार, राइट बार और सेंटर विंडो, ये हमारा इंटरफेस हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं और आपका फॉर सपोज दोनों तरफ की बार गायब हो जाती हैं और आपको समझ नहीं आता कि किस तरह से वापस आएंगी, तो आप टॉप बार में जाके विंडोज़ के सेक्शन के अंदर वर्क स्पेस में जाके यहाँ पे रिसेट एसेंशियल कर सकते हैं। तो इससे आपकी पुरानी तमाम जो टूल्स हैं
वो रिटर्न हो सकते हैं और वो आराम से आप उसको रीसेट कर सकते हैं। इधर और भी ऑप्शन अवेलेबल है, इधर आप जैसे 3D के हिसाब से इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, इंटरफेस क्रिएट करना चाहते हैं, वैसा हो जाएगा फोटोशॉप का। पेंट से रिलेटेड है तो वो टूल सामने आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और आप डिफ़ॉल्ट अगर डिफ़ॉल्ट इंस्टेंशियल पे जाना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें तो वो नॉर्मली रीसेट हो जाएगा और आपके पहले वाले रेजोल्यूशन और सारी एक्सेक्शन पे आ जाएगा। तो गाइस हम लोग अब चल लेते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसके लिए हम लोग अभी एक कोई इमेज खोल लेते हैं जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा आसानी हो सके। जैसे कि हमने ये बर्ड की इमेज खोल ली, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन टूल। हमारे पास फोटोशॉप में दो तीन सिलेक्शन टूल्स हैं, जैसे कि एक ये वाला टूल है, सही है, एक ये इसका है, इसके अंदर आप क्लिक करके रखेंगे तो फर्दर लासो टूल, पॉलीगोनल लासो, मैग्नेटिक लासो, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। प्लस ये इस तरह के ये भी मार्क्यो टूल्स कहलाते हैं, ये भी आते हैं। ये सारे के सारे सिलेक्शन टूल्स हैं, ये दोनों के दोनों। तो हम लोग चलो इसको ट्राई करते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग, ये एक जनरल टूल होता है मार्क्यू टूल। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा टूल बार है, इसके अंदर जो कोई सा भी टूल को अगर आप सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और सिलेक्ट नहीं करते, सिर्फ माउस ओवर रखते हैं, तो ये थोड़ा सा फोटोशॉप उसके बारे में आपको गाइड कर देता है कि ये असल में क्या चीज़ है। जैसे कि ये हमारे पास जो मूव टूल है, ये बेसिकली कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए काम होता है। अब जैसे आपने वो लेयर अभी लास्ट में पढ़ी थी, तो लेयर जैसे यहाँ पे लॉक है, एक सिंगल फाइल खोलते तो लेयर लॉक होती है, तो आप इसे डबल क्लिक कर लें, ये इसको ओके कर दीजिए। ये नाम मांग रहा है, कलर कोड वगैरह मांग रहा है, तो लेयर का कोई कलर कोड आप रख सकते हैं। ये वाला जो मोड है वो यहाँ पे भी दिख रहा है, ओपेसिटी जो यहाँ पे वो यहाँ दिख रही है, और आप कोई नाम रखना चाहते हैं, फॉर सपोज आपने बीजी रख दिया इसका नाम, और आपने ओके कर दिया, तो ये बीजी और इस तरह का कलर के साथ ये यहाँ पे बन गया। अब ये है कि आप मूव टूल से आप इसको मूव कर सकते हैं, पहले वो लॉक थी तो अब आप इसको मूव कर सकते हैं। सही है, कंट्रोल जी करेंगे तो वापस एज इट इज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला टूल पकड़ लेते हैं, रेक्टेंगुलर मार्को टूल। सही है, ये बेसिकली क्या करता है, जैसे आप क्लिक करके इसको खींचेंगे तो ये इस तरह का लुक जनरेट कर रहा होगा और साथ साथ बता रहा होगा कि कितने विड्थ और हाइट के ऊपर आपने ये चीज़ सिलेक्शन लेने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने ये सिलेक्शन ले ली, तो आप फॉर सपोज ये सिलेक्शन आपके पास आ गई है, तो अब ये बता रहा है कि ये सिलेक्शन को आप मूव भी कर सकते हैं। सही है, आप इसको इधर से उधर मूव कर सकते हैं, ये जिस तरह जा रहे होंगे तो ये इस तरह आपके हाथ के माउस के मूवमेंट के साथ साथ मूव हो रहा है। अब जैसे ही आप ये वाले टूल को सिलेक्ट करते हैं या वी दबा देते हैं मूव टूल को, तो अब अगर आप मूव करेंगे तो वो उस एरिया को काट के निकाल रहा है। तो ये क्या किया उसने, वो सिलेक्शन उसने ले ली और इसके साथ एक कैंची वाला साइन आपको नज़र आ रहा होगा माउस के साथ कि ये यहाँ से कट करने जा रहा है। तो आप मूव जब करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कट के इस इमेज का अलग हो जाएगा। तो सिलेक्शन टूल का पर्पस ही यही होता है कि आप कोई सिलेक्शन लीजिए और उस एरिया को काट सकें। सही है, अब कंट्रोल डी दबाने से वो डी सिलेक्ट हो जाता है, या सिंपली आप ये सिलेक्ट किया और आपने मूव टू यहाँ पर आ गया। इधर ऑप्शन में भी अवेलेबल है कि आपने कोई जैसे कि कोई दूसरा टूल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और आप इसको नहीं करना चाह रहे, आपने ये किया और आपने ये दूसरा टूल लिया तो वो ऑटोमेटिकली गायब भी हो जाएगा। सही है, अगर आप उसके साथ कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन लिए, या तो आप सिंपली कंट्रोल डी दबा दें तब भी वो गायब हो जाएगा। अब इसके अंदर कुछ ऑप्शन और भी हैं, जैसे कि एलिप्टिकल टूल है, ये सर्कल के अंदर काम करता है। सही है, अच्छा अब आप ऐसे नॉर्मली मूव करेंगे तो ये थोड़ा सा आपकी मूवमेंट के हिसाब से चौड़ा लंबा पतला हो सकता है, लेकिन अगर आप शिफ्ट दबा के इसको मूव करेंगे तो ये परफेक्ट सर्कल के अंदर मूव होगा। सेम फॉर दैट ओल्ड टूल कि अगर आप शिफ्ट दबा के पकड़ेंगे तो ये एग्जैक्टली यही होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप फॉर सपोज एक आपने टूल लिया यहाँ से स्क्वायरिश, अब आप दूसरा ले रहे हैं तो आप शिफ्ट जब दबाएंगे तो ये माउस के साथ इस तरह का प्लस का एक साइन आएगा, तो ये बता रहा है कि ये मजीद सिलेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है। अब आप कोई दूसरे टूल को पकड़ के इसके अंदर इस तरह से इसको मजीद ऐड कर सकते हैं। सही है, तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने एक सिलेक्शन ली और आपने यहाँ पे क्लिक किया बटन और आपने मजीद एक सिलेक्शन ली, तो उसने दिखा दिया कि आपने एक बॉक्स के साथ दूसरे बॉक्स की सिलेक्शन को ऐड किया है। इसी तरीके से
ये प्लस साइन भी आ गया इसका, क्योंकि आपने ये दबाया हुआ तो प्लस साइन आ रहा है। फिर आपको नॉर्मल करना है तो आप ये दबा दें, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप उसको मूव कर सकते हैं। वी दबाएंगे तो ये कट के मूव होगा, सही है। एम दबाएंगे तो दोबारा से मार्क्यू टूल के ऊपर ये शिफ्ट हो जाएगा, सही है। और कंट्रोल डी दबाने से ये डी सिलेक्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि जैसे कि आपने एक सिलेक्शन इस तरह से ली, अब आप महसूस कर रहे हैं कि यहाँ रख लेते हैं, ये गलती से आपके पास इस बर्ड की चोंच आ गई इसके अंदर। अब आप इसको डिसलेक्ट करना चाहते हैं, इसके दो ऑप्शन हैं। एक तो है कि आप अल्ट दबा के, ये माइनस का साइन आएगा, आपने इतना इस एरिया सेलेक्ट किया तो ये उस एरिया से रिमूव हो गया सिलेक्शन। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे भी इस तरह से ये एक डायग्राम बनी हुई है जो बता रही है कि आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इसको दबाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके एरो के साथ ये माइनस का टूल आ रहा है, सही है। तो आप यहाँ पे जितना क्लिक करते रहेंगे वो उतना उसको माइनस करता चला जाएगा, सही है। और इसी तरह का एक ये भी टूल है जो भी इसी तरह के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ इस तरह के मज़ीद ये एक सिंगल लाइनर टूल है। बेसिकली अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइन पे बेस पे कुछ चीज़ काटनी है तो इस तरह करके आप अच्छा, सिलेक्शन करने के बाद आप डी भी दबा सकते हैं, सही है। वी दबा के आपने डी दबाया तो ये उतना एरिया उसने काट दिया लाइन का, सही है। तो ये परफेक्ट कटिंग के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में और एक स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से काटने के लिए ये टूल इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह ये वर्टिकल भी होता है। आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये पूरे जो आपकी कैनवस की जितनी हाइट होगी उसके हिसाब से ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसको डिलीट दबाएंगे तो ये डिलीट है, कंट्रोल डी दबाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि भाई ये इसने काट दिया। तो कंट्रोल सी कर लेते हैं हम लोग दोनों दफ़ा, तो ये सारी सिलेक्शन ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल चीज़ है कि आपने कोई चीज़ यहाँ से निकालनी है और बहुत सिंपल चीज़ लिखी हुई है तो कट 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 कर ली है निकालने के लिए। अच्छा, अब ये आता है आपका लासो टूल। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। ये बेसिकली आपकी परफेक्ट कटिंग के लिए, किसी इमेज को काटने के लिए, जैसे कि ये बर्ड हो गया या ये स्टेम हो गया दरख्त का, तो इसको काटने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3 टूल्स अवेलेबल हैं और इसका शॉर्टकट एल है, सही। अगर इसमें माउस ओवर रखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता भी देगा, गाइड भी कर देगा, सही है। अच्छा, पॉलीगॉन लासो टूल हम लोगों ने चूज़ किया हुआ है। इसका पर्पस ये इस तरह से काम करता है। पहला ही टूल है हमारा इसके अंदर का, नहीं नहीं सॉरी, दूसरा टूल था। पहला टूल हम लोगों ने, ये फ्री मूवमेंट लासो टूल होता है। बेसिकली आप जैसे क्लिक करके क्लिक दबा के चलाते रहेंगे तो ये चलता रहेगा, और जितनी बड़ी आपको सिलेक्शन लेनी है घुमा के उसी पॉइंट पे आ जाए जिस पॉइंट पे आपको तक काटना है, तो ये इस तरह से इसकी सिलेक्शन ले लेगा। कंट्रोल डी दबा के इसको हटा दें। अच्छा, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यहाँ तक लेकर आए और आपने छोड़ दिया तो ये स्ट्रेट लाइन में उस एंड पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो जाता है, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट पे, तो ये इस तरह कट जाता है। तो मोस्टली ये एक गलत तरीका होता है काटने का। होता है ये कि आप पूरा लेके चलें स्टार्ट टू एंड, उसी पॉइंट पे आके क्लिक कीजिए तो वो फिर प्रॉपर उस शेप के अंदर सिलेक्शन आ जाएगी। अच्छा, ये होता है फ्री टूल। ये अब हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं पॉलीगॉनल टूल। अब ये होता है पॉइंट बेस, सही है। अब जैसे फॉर सपोज मैं आपको थोड़ा चला के दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग इस बर्ड को यहाँ से कट करना चाह रहे हैं, सही है। तो हमने यहाँ पे एक क्लिक किया, एक क्लिक यहाँ पे किया। अच्छा, इसको पहले आपको वैसे दिखा ले काम कैसे कर रहा है ना। ये ऐसे इस तरह काम करता है। ये क्लिक बेस होता है जिससे आप क्लिक करते जाएंगे और ये शेप पॉलीगॉनल वे में कट आउट हो रहा होता है, सही है। डबल क्लिक करेंगे तो वो उस जगह तक सिलेक्शन ले लेगा। अब इसको लेते हुए हम लोग इस बर्ड को काट सकते हैं। फॉर सपोज हमने यहाँ से सिलेक्शन ली, क्लिक क्लिक करते हुए जिस पॉइंट पे हमें थोड़ा सा भी मूव करना है तो हम उधर क्लिक करके उसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, ये है कि आप जितने बेहतर हैं, जितना ज़्यादा जूम इन करके काम करेंगे उतनी बेहतर आप इसकी कटिंग कर सकते हैं परफेक्ट। और अगर अभी तो हम लोग जैसे सीख रहे हैं तो हम लोग जैसे जनरली इसको काटेंगे, हो सकता है कि वो थोड़ा रफ कट भी जाए, सही है। तो हम सिर्फ अभी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टूल किस तरह काम करता है, सही है। तो इसका ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है ये टूल किसी भी चीज़ को इमेज में से कट करने के लिए, क्रॉप करने के लिए, मतलब इमेज से निकालने के लिए। तो ये अपने इस तरह की एक सिलेक्शन ली और स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे तो इस तरह का एक सर्कल बना हुआ आ जाएगा इसके अंदर आइकन पे, और आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये उस तरह की सिलेक्शन ले लेगा। अब आप इसके अंदर दो काम कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके इसको लिया एक कॉपी बना सकते हैं, सही है। ये दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक लेयर कॉपी आ गया। जब बैकग्राउंड बंद किया तो आपके सामने ये बर्ड अलग कटी हुई आपको नज़र आ रही है,
सही, एज अ कॉपी। सही है, एक तो कॉपी का तरीका हो गया। सही, आप पीछे आ जाएं, रिवर्स कर लें, सिलेक्शन वापस आ गई। अब आप इसका एक और शॉर्टकट है कि कंट्रोल जे दबाएंगे तो बी इस तरह से वो लेयर अलग हो जाएगी इसकी, और आप निकाल सकते हैं। सही है, एक तो आपको राइट क्लिक करके बता दिया मैंने, दूसरा तरीका मैंने आपको इस तरह का दिखा दिया। अच्छा, तीसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं इसी लेयर पे रहते हुए इस बर्ड को या इस इमेज को यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ, तो वो कुछ इस तरह से होगा कि जैसे इस पे आपके पास कैंची का साइन आ रहा है, सीजर्स का, तो आपने इसको ड्रैग किया तो ये इस तरह से यहाँ से अलग हो जाएगी, लेकिन पीछे ये इमेज खाली हो जाएगी, तो उसको आप बाद में कवर अप कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। अब फॉर सपोज जैसे कि मैंने इसको यहाँ निकाल लिया और मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ, इसकी सिलेक्शन ऑफ कर देते हैं। अब हमारे पास ये सेक्शन खाली आ गया है। सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक ऑप्शन और भी है कि अगर जैसे कि आप इधर आ जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन बनी हुई थी पहले की, आप इसको अपने हिसाब से पूरा एक मजीद नहीं है सिलेक्शन ले लेते हैं कि भाई मुझे ये एरिया फिक्स करना है, तो ये अपने फ्री मूवमेंट का आपने इस तरह से लिया और आई दबा के, आई ड्रॉपर बेसिकली एक टूल है यहाँ पे, इससे आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी कोई कलर पिक कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज आपने ये पैलेट खोला कलर पिकर का और यहाँ से कोई कलर चूज़ किया और उसके बाद अल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस दबा देंगे तो वो कलर यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये भी एक तरीका है कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चले, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चला गया, तो हम लोग दोबारा सिलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं। सही है, उसके बाद आ जाता है आपके पास मैग्नेटिक लासो टूल। सही है, मैग्नेटिक लासो टूल बेसिकली क्या करता है कि जो सॉलिड कलर्स होते हैं और आपके दूसरे ऑब्जेक्ट के, उसको वो खुद रीड करता है, और जैसे आपने क्लिक किया तो वो उसको खुद पकड़ेगा मैग्नेटिक तरीके से इमेज को ना, और वो पॉइंट जनरेट करता रहेगा। जैसे आपको जस्ट इसके साथ मूव करना है तो वो पॉइंट जनरेट होता चला जाएगा और आपकी सिलेक्शन बनती चली जा रही होगी। तो जितना शार्प एज कलर होंगे तो उतना अच्छा ये टूल काम करता है। प्लस ये कि आप क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि ये यहाँ से एक्स्ट्रा जा रहा है तो आपने यहीं पे क्लिक कर दिया। सही है, आपको लग रहा है कि ये चून ज़्यादा काट रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसको रोक दिया कि भाई और अंदर मत जाओ। सही है, इस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं और ये काफ़ी फास्ट काम कर सकता है अगर इमेज आपकी इस तरह की है जिसमें बहुत क्लियर लुक जनरेट हो रहा है एक कलर से दूसरे कलर के अंदर, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अभी तो हम थोड़ा एक रफ सा एक आइडिया ले रहे हैं कि इधर से मैंने यहाँ पे ले आया हूँ और यहाँ से मैं वापस लेके जा रहा हूँ मेन पॉइंट की तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। तो ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हमने क्लिक करके छोड़ा तो ये इसने इतना बड़ा एरिया सेलेक्ट कर लिया है। सही है, अब आप इसको, वही वाली चीज़ है कि इसको आप अलग से कट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये कंट्रोल जे दबा दें, ये आपके अलग हो गई लेयर। अच्छा, एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि जैसे कि आपने ये सिलेक्शन ले लिया, आप इसकी इन्वर्स भी कर सकते हैं। सही है, अब इसके अब आप जैसे के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी। सही है, और अभी इसको मैं ख्याल से किसी और शॉर्टकट की का भी उसके साथ अटैचमेंट है, तो हम लोग इसको भी थोड़ा बाद में देख लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है ये वाला सिलेक्शन टूल जिसके अंदर हमारे पास एक ये नया ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये बेसिकली 2020 का वर्जन है इसका। अगर मैं सिंपल थोड़ा सा आपको ट्यूटोरियल दे देता हूँ कि भाई ये काम कैसे करता है, तो वो बेसिकली इस तरह से कि भाई आपने ये बॉक्स लिया और आपने ये बर्ड सेलेक्ट की, तो ये खुद कैलकुलेट करेगा कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो उस बॉक्स के अंदर जैसे इसने कैलकुलेट करके वो पर्टिकुलर जैसे बर्ड है वो उसकी सिलेक्शन को ले लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने ये बर्ड को खुद ही सिलेक्ट कर लिया सिर्फ बॉक्स सिलेक्ट करने पे। अब आपने इसकी कंट्रोल जो कॉपी ली तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी उसने कटिंग की है। आप ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो परफेक्टली काट रहा है। ये तो आप इन्होंने एक नया टूल निकाल दिया, ये मोस्टली ज़्यादातर अभी आपके पुराने उसके अंदर मौजूद नहीं होगा, तो हम लोग जैसे आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। बेसिकली ये दो टूल तकरीबन तमाम फोटोशॉप में मौजूद है। अब ये आ गया आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल।
ये क्या करता है कि एक ब्रश का एक आपको ऑप्शन देता है, उस पर जैसे कि आपने बर्ड के ऊपर ये साथ चलाएंगे तो ये इस तरह से वो उस ऑब्जेक्ट को रीड करते हुए सिलेक्ट आउट कर लेगा। सही है। फॉर सपोज, अच्छा, अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक कर रहे हैं और चलाते जा रहे हैं तो ये इसको सिलेक्ट करता चला जा रहा है। अब ये इसको पहले सिलेक्ट भी कर लेता है। सही है। तो ये आपको थोड़ा डिफाइन करना पड़ता है इसको ना, कि किस तरह आपको लेके चलना है। ये फास्ट सिलेक्शन के लिए भी यूज़ होता है कि भाई आपको बहुत सिलेक्शन कम करनी है, ज़्यादा करनी है। देखिए, अच्छा, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, प्लस और माइनस का। फॉर सपोज कि भाई अगर आपने प्लस कर दी, फॉर सपोज ये आपने सेलेक्ट किया है नॉर्मल, ये आपकी एक सिलेक्शन आ गई। सिलेक्शन सही है, ये आपकी सिलेक्शन आ गई। अब आप इसमें से कुछ माइनस करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें तो ये इस एरिया को इस तरह से वो माइनस करता चला जा रहा होगा। सही है। ये एक टूल अवेलेबल है सिलेक्शन लेने के लिए हमारे पास, इसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। और ये है मैजिक टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। ये बहुत इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली क्या करता है, सिंगल क्लिक के ऊपर वो सारा एरिया सेलेक्ट कर लेगा जितना आप इसको बता रहे होंगे। अब इसकी परफॉर्मेंस इस बेस पे काम करती है। फॉर सपोज हम लोग लेयर पे ही चले जा रहे थे, सॉरी, हम लोग अगर बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से वो सिलेक्शन मारी। अब ये अपनी मर्जी के हिसाब से एरिया सेलेक्ट कर रहा है और गड़बड़ कर रहा है, तो इसका टॉलरेंस लेवल होता है इसके अंदर। जैसे कि आप 1 सेलेक्ट कर लें तो ये अब इतना एरिया सेलेक्ट करेगा जिसमें कलर चेंज हो रहा है, ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर रहा। अब इसका टॉलरेंस है, मतलब आपने इसका 50 कर दिया तो ये इतने एरिया को सिलेक्ट कर रहा है, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, कुछ चीज़ों को नहीं कर रहा। तो ये आप थोड़ा सा इसके साथ खेलना पड़ता है कि आप इसकी एक इमेज बेस कुछ सिलेक्शन देखें कि भी टॉलरेंस किस लेवल तक इसका सही काम कर रहा है। अब जैसे कि मैंने अभी 20 सेलेक्ट किया तो ये काफ़ी हद तक अच्छा सिलेक्शन इसने ले लिया है। अब आप शिफ्ट दबा के ऐसे कि आपने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आप जूम इन करके देख रहे हैं कि भाई ये थोड़ा थोड़ा गड़बड़ यहाँ पर रह गई है, उस पर आप क्लिक करते जाएं तो वो उसको रिमूव कर देगा। उसी तरीके से आप माइनस के लिए आल्ट दबा दें कि भाई ये वाला एरिया नहीं चाहिए था, ये तुमने सेलेक्ट कर लिया है। अच्छा, अब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड भी आप अपनी टॉलरेंस लेवल कम भी कर सकते हैं कि आपने 10 कर दिया कि भाई यहाँ बहुत पेचीदा है, यहाँ ज़्यादा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा गैप सेलेक्ट कर रहा है या माइनस कर रहा है या प्लस कर रहा है, तो आपने यहाँ पे छोटा कम टॉलरेंस पे करके इसको सेट कर लिया। सही है। तो ये भी एक तरीका आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब ये इसने सेलेक्ट इस तरह से किया कि बाहर से एरिया से सिलेक्ट किया तो इसको आप कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो ये इनवर्स सिलेक्शन हो जाएगा इसकी। सही है। हमारे पास यार ये एक टूल है रिकॉर्डिंग का, उसकी वजह से वो काम नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास डेफिनेटली ये चल जाएगा। तो आप कंट्रोल जे दबाएंगे तो ये आपकी अंदर की लेयर बाहर आ गई है कि इसने इतना एरिया काट दिया। तो ये भी एक तरीका है सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करने का। सही है। तो हमने अभी क्या क्या देख लिया सिलेक्शन के अंदर, हमने सबसे पहले मार्क्यूर देख लिए जिसके अंदर एक स्क्वायर शेप को भी आप शिफ्ट दबा के स्क्वायर शेप में यूज़ कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर शेप में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपके पास सर्कल टाइप शेप अवेलेबल है जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फिर आपके पास पूरे सिंगल रो सिलेक्शन है, बहुत पतली सी लाइन सेलेक्ट करेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों, ये दोनों चूज टूल आपके पास अवेलेबल है। फिर आपके पास आ जाता है लासो टूल जो कि फ्री मूवमेंट सिलेक्शन टूल है। सही है। उसके बाद आपके मार्क पॉलीगोनल है, तो वो इस तरह से क्लिक बेस काम करके सिलेक्शन करता है। सही है। उसके बाद आपके पास मैजिक टूल है, मैजिक टूल कह रहा हूँ, मैग्नेटिक टूल है। सही है। वो इस तरीके से खुद ही डिटेक्ट करता है सेक्शन को और वो इस तरह से काम कर रहा होता है। सही है। और उसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं तीसरा ऑप्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा तो ये उसको पकड़ के ओपन कर लेगा, उस पर्टिकुलर एरिया पे जो चीज़ आप निकालना चाह रहे हैं तो वो निकाल लेता है। जैसे फॉर सपोज मुझे बर्ड की सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए तो मैंने इसको क्लिक करके छोड़ दिया, ये थोड़ा सा लोड करता है, ये बता देता है कि इसको नहीं मिला तो वो एरर दे देगा। जैसे आप इसको पूरा सिलेक्शन के दिए तो, अच्छा सॉरी, फिर हमारी लेयर दूसरी पड़ी हुई थी, सॉरी, और जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसने इस तरह से इस बर्ड को सिलेक्ट कर लिया। फॉर सपोज मुझे ये जो सिलेक्ट करना है तो इसने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया। फिर हमारे पास ये टूल आ जाता है क्विक सिलेक्शन, ये आप क्लिक करके बढ़ाते चले जा रहे होंगे और ये सिलेक्ट होता चला जाएगा। सॉरी, इस तरीके से क्लिक करते जाइए और ड्रैग करते जाइए तो सिलेक्शन बनाता चला जा रहा होगा।
जितना एरिया पे आप ब्रश लेके जाते हो, जब ज़्यादा घुमा देंगे तो ओवरऑल पूरे पे सिलेक्ट कर जाएगा। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैजिक टूल। मैजिक टूल वन क्लिक सिलेक्शन है। एक क्लिक किया और इसने बहुत बड़ा पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। इधर आप इसका टॉलरेंस लेवल वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 50 रखेंगे तो ये इस तरह से काम करेगा, 20 रखेंगे, उस लास्ट हमने 20 रखा था, काफ़ी हद तक इसने अच्छा वर्क कर लिया था। तो ये भी एक टूल है आपको सिलेक्ट करने का। सिलेक्शन टूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ख़ास तौर पे इमेज के ऊपर काम करते वक्त। तो ये तमाम टूल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टूल आप नहीं सीखेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इमेज के ऊपर काम करने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ट्रांसफॉर्म टूल्स के बारे में। तो इस सिलसिले में मैंने दो इमेजेस निकाल ली हैं। एक है मग की इमेज और एक है हमारे पास लोगो की इमेज। सही है। तो हम दोनों इमेजेस खोल लेते हैं। तो उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्म वाले टूल को समझने में आसानी हो जाएगी थोड़ी। तो थोड़ा सा इसको हम लोग लेयर को अनलॉक कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं हम लोग। सही है। थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। सही है। अच्छा, ये हमारे पास लोगो है, लेबल है, या जो भी कह लें आप इसको। सही है। तो ये हमने बेसिकली इसके ऊपर शो कराना है। तो कैसे शो किया जा सकता है, हमने इसको ड्रैग कर लिया इस विंडोज़ के अंदर। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो हमारे पास एक ये फाइल आ गई है जिसके अंदर दो लेयर्स मौजूद हैं फोटोशॉप की। अभी हमने सेव नहीं किया है, इसका नाम नहीं रखा है। तो बहरहाल, अच्छा, अब ये आ गया, इसको हम लोग नेम रख लेते हैं मग, और इसका नाम कर देते हैं लोगो। और मोस्टली ऐसा हो सकता है कि ये इमेज नीचे हो रही है, तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज का दबाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और वैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी ऊपर कर सकते हैं तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। वैसे इसके पीछे भी जा सकता है। तो ये पीछे बेसिकली आप ये देख सकते हैं, यूँ करके निकाल के तो इसके पीछे नज़र आ रहा है आपको। आप इसको ऊपर कर दें तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। बेसिकली ट्रांसफॉर्म टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी चीज़ को इस तरह के काम करने में, कि भाई ऐसा को कहीं पे कोई लोगो प्लेस करना है, कोई लुक जनरेट करना है इस तरह का। तो इस सिलसिले में इसके दो, एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल टी दबाएंगे तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा ये है कि आप एडिट में जाइए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से इसे करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर। रोटेट कर सकते हैं, स्क्रू कर सकते हैं। तो आप फॉर सपोज आप स्केल का सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपने स्केल सेलेक्ट कर लिया तो ये स्केल का ऑप्शन आ गया है ये। सही है। और अब कंट्रोल टी में वाले के तो हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो इसमें ये है कि हम लोग आपको जैसे यहाँ पर रखेंगे तो हम आप इसको घुमा सकते हैं 360 डिग्री पे, जितना भी घुमाना चाहें। सही है। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ ये आ गई कि आप इसको पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये भी फ़िलहाल यहाँ से एक लॉक लगा हुआ है जो रेशियो मेंटेन कर रहा है। नॉर्मली ये नहीं होता। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। ये थोड़ा आस्पेक्ट रेशियो को थोड़ा ख़राब भी कर रहा होता है। तो कुछ हद तक आप इस तरह से चीज़ बना सकते हैं, लगा भी सकते हैं। है ये। अच्छा, अब इसको हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे कि फॉर सपोज अभी हमने इस तरह से रखा हुआ है तो ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा। तो इसको हम लोग रिवर्स कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसको ओरिजिनल कंडीशन में ले आए। थोड़ा सा मग को भी छोटा कर लेते हैं ताकि थोड़ा इसके हिसाब से सेट हो जाए। सही है। अब हमारे पास ये लोगो आ गया। सही है। अब इसको मैं समझ गया यार किस तरह लगे कि ये थोड़ा बहुत ऑट लग रहा है, ये इसमें लुक जनरेट नहीं कर रहा। तो आपने कंट्रोल टी दबाया, आपके पास ट्रांसफॉर्म आया, आपने इसे राइट क्लिक किया, इसके अंदर आपके पास प्रोस्पेक्टिव का ऑप्शन आया है, आपको यहाँ पे भी दिख रहा था प्रोस्पेक्टिव का ऑप्शन ट्रांसफॉर्म के अंदर। दोनों जगह से आप इसको कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव ऑप्शन के अंदर फिर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा खींचेंगे तो प्रोपोर्शन इस तरह से इसका चेंज होना है, प्रोस्पेक्टिव इसका चेंज होगा और ये इस तरीके से एडजस्ट हो सकता है। जैसे जैसे आपका थोड़ा सा ये लुक ये इस तरह से लाइन जा रही तो ये इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आ गया, कंट्रोल टी दोबारा दबाया आपने। अब आप इसको फॉर सपोज प्रोस्पेक्टिव हमने देख लिया, रोटेट भी हमने देख लिया, स्केलिंग भी हमने देख ली, स्क्रू दबा देते हैं। सही है। स्क्रू में कुछ इस तरीके का मूवमेंट ये दे सकता है। तो आप इस तरह के मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर सपोज थोड़ा सा तिरछे में है, इटैलिक थोड़ा लुक देना है, तो इस तरह से आप इमेज को मूव कर सकते हैं। ये वाली चीज़ आप जनरेट कर सकते हैं। सही है।
अब दोबारा कंट्रोल टी दबा लेते हैं। सही है, अब हमारे पास आ जाता है जो बहुत बेहतरीन काम करेगा इस तरह के, वो है वार्प टूल। वार्प टूल के अंदर ये इस तरह से पॉइंट जनरेट हो जाते हैं। सही है, अब ये जैसे पेन टूल के पॉइंट्स होते हैं वो भी हमें पढ़ेंगे आगे चल के। आज आप इसको पकड़ के यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं पॉइंट्स को इस तरीके से। जिस तरह का आपका कप का शेप है उस तरीके से आप पॉइंट को लेके चल सकते हैं। आपने यहाँ पे इस तरह से ड्रैग किया, आपने ये वाला पॉइंट यहाँ पे ड्रैग किया, आपने देखा कि यहाँ से इसकी इस तरह से गुलाई आ रही है, तो आपने थोड़ा सा पकड़ के इसको भी इस तरीके के शेप में एडजस्ट कर लिया। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है तो आपने भी यहाँ से कहा कि बिल्कुल स्ट्रेट, तुम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चले जाओ। इधर से भी तो ऑलमोस्ट आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ हद तक आपका लोगो बैड ही है, परफेक्शन नहीं है, लेकिन आगे के जितना बेहतर आप काम करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा परफेक्ट ये लुक जनरेट कर सकता है। तो अब ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने ये देख लिया, तो कंट्रोल टी दबाया, हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। सही है, हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। सही है, प्रोपोर्शन लगा हुआ होगा तो ये एग्जैक्टली इसी तरह से बड़ा होगा जिसका एस्पेक्ट रेशियो है। अगर वो नहीं लगा हुआ होगा, सही है, तो फिर आपके ये कि आप इसको इस तरह से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हो गई, आपने रोटेट कर लिया, आप इसको स्क्रू कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव चेंज कर सकते हैं इसका थोड़ा सा इस तरीके से कि ऊपर से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, नीचे से थोड़ा छोटा लग रहा है, ये वाला काम कर सकते हैं। सही है, और इसके पूरे बने बनाए पैलेट्स भी मौजूद हैं कि भाई आपने पूरा पूरा मिरर करना है, शिफ्ट करना है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप ये किया, इस तरफ फ्लिप हो गया, मिरर वाला लुक जनरेट हो रहा है इसके ऊपर। सही है, आप वर्टिकली फ्लिप कर सकते हैं, ये डायरेक्टली फ्लिप कर देगा रादर देन आप इस तरह से मूव करें। सही है, तो आप उस तरह से भी जाके मूव कर सकते हैं। ये बने बनाए इसके अवेलेबल पैलेट्स हैं। ये सारे भी ऑप्शन है, ये बेसिकली और मज़ीद डिटेल के अंदर आप देख सकेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके लिए ये इस तरह का आप सीख जाएं और इस तरह की टूल्स आप प्रैक्टिसिंग करें तो आपका काफ़ी आसान हो सकता है काम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कोई भी इमेज को किसी दूसरी इमेज के ऊपर एडजस्ट करने के लिए। होप सो कि आपको चीज़ समझ आई होगी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पॉट फिक्सिंग टूल। अब जैसे कि हम लोग एक इमेज खोल लेते हैं। सही है, इसके अंदर एक खातून है जिनके मुंह पे काफ़ी सारे पिंपल्स लगे हुए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एक दो टूल और भी देख लेते हैं जो बीच में रह गए हैं हमारे। तो जैसे ट्रांस ये है, क्रॉप टूल है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से भी सिलेक्ट होता है, इससे आप इमेज को बड़ा सीधा क्रॉप कर सकते हैं। आप कोई सेक्शन निकालना चाह रहे हैं, आपने यहाँ से इस तरह के सेक्शन निकाल लिया। सही है, ये प्लेसमेंट टूल है, इसको छोड़ दें, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट टूल नहीं है भी नया टूल तो। और ये कलर पिकर टूल है, ये बेसिकली आई ड्रॉपर टूल कहलाता है। ये कोई भी जगह आप सिलेक्ट करेंगे तो कलर वहाँ से वो पिक कर लेगा। तो आप कोई भी इमेज का कलर कोड निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं, और उससे रिलेटेड कोई इमेज बनाने चाहते हैं तो वो इस तरह के स्पॉट आप बना सकते हैं यूज़ करने के लिए उस कलर के बेस पे। तो ये दो टूल हो गए। अब हम आ जाते हैं हीलिंग टूल पे, जो हमारा टूल है मेन, जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक हीलिंग टूल है, इसका जे शॉर्टकट है और स्पॉट हील करता है। जैसे कि यहाँ पे पिंपल है, आपने इसको बड़ा किया, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट से बड़ा छोटा हो सकता है। ऊपर हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है इस ब्रश का, इससे भी आप साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसकी हार्डनेस कम कर सकते हैं। ये सारे एडवांस टूल है इसके ब्रशेस से, ये आपके मेन ब्रशेस में भी होते हैं, साथ साथ इसमें भी मौजूद हैं क्योंकि ये भी एक ब्रश है। और वैसे कीबोर्ड के ऊपर आप ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब जैसे आपने इस पर क्लिक करके मूव किया तो ये सारा का सारा रिमूव होता चला जा रहा है। ये बेसिकली उधर की इंफॉर्मेशन जो करीब की है इमेजेस की उसको पिक करता है और वहाँ से ये चीज़ों को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता है। तो ये देखें, इनकी तमाम के तमाम हमने स्पॉट्स जो भी आ रहे थे चेहरे पे वो हमने फिक्स कर दिए। अब हम थोड़ा रिवर्ट कर लेते हैं, F12 से रिवर्ट हो जाता है। अब दूसरा टूल यूज़ करते हैं, वो भी इसी तरह काम करता है, लेकिन इसमें बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्लिक करने से वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा। आप इसको अल्ट दबा के जगह बताएंगे कि तुमने यहाँ से स्क्रीन पिक करनी है, ये यहाँ से इमेज पिक करनी है और इस जगह पे फिक्स करना है। और सपोज मैं थोड़ी बड़ी स्क्रीन दिखा देता हूँ कि भाई बेसिकली मैंने यहाँ से बालों वाले स्क्रीन पिक किया तो वो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये वाले सेक्शन को वो यहाँ पे फिक्स करेगा। क्लिक किया तो ये बाल यहाँ पे इस तरह एडजस्ट कर दिया उसने।
तो आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा ये किस तरह काम कर रहा है। और सपोज अब मुझे यहाँ की स्किन से इस जगह को फिक्स करना है तो इस तरीके से फिक्स हो सकती हैं स्किन्स। और ये सारी चीज़ें ना वो ऑटोमेटिक काम कर रहा था, ये समझ लें मैनुअल है। ये हम इसको खुद बताते हैं कि कहाँ से उसमें पिक करना है और कहाँ से इसको यूटिलाइज करना है। तो ये इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कोई क्लोज एरिया है तो वहाँ पर आप, अच्छा मुझसे गलती से दो बटन दब किया है तो दोबारा से इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो अब इसमें छोटा किया कि जिन कम एरिया है तो इसमें छोटा करके यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह चला लें। और जैसे यहाँ पे अब इस तरह आपने पूरी स्किन फिक्स कर ली है। ये अब इसको मज़ीद आप डिटेल में भी काम कर सकते हैं या और परफेक्ट वे में भी चल सकता है। अब हम आ जाते हैं पैच टूल की तरफ। दोबारा से इमेज को रिवर्ट कर लेते हैं। ये सारे पिंपल्स वापस आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली ये टूल इस तरह काम करता है कि ये पैच करता है, जैसे हमारे कपड़ों के ऊपर पैच लगे होते हैं। तो बेसिकली हमने ये इसको बताया कि ये सारा एरिया है जो हमें पैच करना है। कहाँ से पैच करना है तो हम इसको ड्रैग करेंगे, इस एरिया से पैच करना है तो वो एरिया से वो एरिया को फिक्स कर देगा। ये थोड़ा फास्ट टूल है, जैसे कि आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ पकड़ ली और सपोज आपने बोला कि भाई यहाँ से पैच कर लो तो ये इस तरीके से क्विकली इसको पैच कर देगा। सही है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है फास्ट एडिटिंग के लिए और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हालांकि किसी उस टूल में भी नहीं है, लेकिन ये जिस जगह पे काम नहीं कर सकते, वो बटन नहीं काम कर रहा, ऑटो सिलेक्शन नहीं बन रही, तो आप वहाँ पे उसको परफेक्ट एरिया को सिलेक्ट करके बता सकते हैं कि यार ये एरिया को आप यहाँ से पैच कर लो, इस सेक्शन से पैच कर लो। ये देखें अब ये सारे के सारे टूल, इसी टूल से मैंने दोबारा से इनके तमाम दानों को दोबारा फिक्स कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है चौथा टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये काम करने के लिए हमें एक दूसरी इमेज खोलनी पड़ेगी। बर्ड्स वाली इमेज खोल लेते हैं, इसमें आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा। फॉर सपोज ये इसमें भी आप सिलेक्शन लेते हैं, इस टूल को सिलेक्ट करके आपने ये बर्ड को सिलेक्ट किया। फॉर सपोज आप देख रहे हैं कि बर्ड कुछ ज़्यादा ही आके जा रही है, आपको यहाँ पे कुछ और ग्राफिक्स प्लेस करनी है या आपको इमेज छोटी करनी है, तो आपने कहा इस बर्ड को पीछे कर देते हैं। तो आपने सिलेक्शन ली और आपने इसको यहाँ पे लेकर आए तो ये यहाँ मूव हो सकती है। इसको करने से पहले आप यहाँ पे ज़रूर आके मूड चेक कर लें कि ये एक्सटेंड मूड पे या मूव मूड पे है। एक्सटेंड मूव पे वो कॉपी बनाता है, मूव टू पे ये मूव करता है। सही है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे, जिसके अंदर उसी तरह से सिलेक्शन है एक्सटेंड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, इंटरसेक्ट करने का। सही है। तो आपने इसको उठाया और आपने यहाँ पे इसको मूव किया। आप इसके आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन खुल जाती है इस तरह से, जिसमें आप इसको इसकी डायरेक्शन घुमा सकते हैं। सही है। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। सही है। आपने इसको छोटा कर दिया, आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया और जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ से बर्ड उठ के यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। कंट्रोल डी करें, सिलेक्शन ऑफ हो गया, आपके पास ये एरिया क्लियर हो गया और बर्ड आपकी इस साइड पे मूव कर गई है। अब आप चाहते हैं कि इसको कुछ बेहतर वे में और यूज़ कर सके, तो उसमें यह है कि अब आप इसको एक्सटेंड कर लें। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इसको डबल कॉपी बना लूँ, मेरे पास और बर्ड्स चाहिए। मैंने इसको सिलेक्शन लिया। सही है। मैंने मूव के बजाय एक्सटेंड टूल यूज़ किया, मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, मैंने इसकी एक यहाँ पे कॉपी रखी तो ये वहाँ से उठ के यहाँ पे डबल कॉपी बन गई। थोड़ा इमेज का कलर का थोड़ा गड़बड़ हो रही तो वो आप हीरिंग टूल वगैरह से फिक्स कर सकते हैं। तो इस इमेज को छोड़ देते हैं। हम लोग ये काम करते हैं कि हम लोग इसके ऊपर वाली इस बर्ड की ही कॉपी ले लेते हैं, क्योंकि सेम कलर में मौजूद है। तो इसकी कॉपी हमने यहाँ रखी तो ये इस तरीके से कॉपी बन गई। और आप मज़ीद दो कॉपी और भी ले सकते हैं इस तरह से। आपने सिलेक्शन ली ये दो वर्ड्स की, आपने इसको ड्रैग किया के बाद आपने इसको ट्रांसफॉर्म किया, छोटा कर दिया, यहाँ रखा और ये आपके पास मज़ीद कॉपीज़ बन गई हैं बर्ड्स की। तो ये टूल भी काफ़ी अच्छा है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। रेड आई टूल भी इसी तरह काम करता है। रेड आई टूल बेसिकली जब आपकी कोई तस्वीर खींचती है जिसके अंदर आपकी तस्वीर के अंदर कुछ रेड कलर के स्पॉट आ जाता है तो वो उसको फिक्स करने में काम आता है। जैसे रेड तस्वीर खींची और आपके आई के अंदर रेड कलर का है तो जस्ट उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो इमेज के अंदर से वो रेड स्पॉट को रिमूव कर देता है। ये भी फ़ोटो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, हीलिंग, पैचिंग वगैरह और कंटेंट अवेयर टूल का। सही है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। चलिए हम अपना नेक्स्ट टूल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा ब्रश का है। इसके लिए हम लोग एक इमेज खोल लेते हैं ईगल वाली। उसको समझने के लिए ये रहा ब्रश टूल, बी इसका शॉर्टकट है। इसके बाद माउस ओवर रखेंगे तो ये आपको थोड़ा बता भी देगा कि किस तरह से काम करता है। बैकग्राउंड पेंट करने के लिए अगर आपके पास टैबलेट है तो ये बहुत अच्छा टूल है। तो ये फोटोशॉप में अक्सर मैट पेंटिंग वगैरह के लिए भी बहुत यूज़फुल टूल है। तो बेसिकली अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने ब्रश टूल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ब्रश टूल के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास साइज़ का है, जो हम लोग ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज वाले से भी कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। उसका हार्डनेस लेवल भी सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ हार्डनेस लेवल के। अगर हार्डनेस फुल होगा तो कुछ इस तरह की स्पॉट बनेगा। अगर हार्डनेस कम होगा तो कुछ इस जैसा स्पॉट बनेगा। सेम ब्रश साइज था, लेकिन आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के अंदर। एक थोड़ा सा ब्लरी लुक है और एक इस तरह के शार्प एज वाला लुक है। तो हम उसको मिड में रख लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि ये इस तरीके से काम करता है। आप इस तरह से इसको चला सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी एक नई लेयर बना लें, ओरिजिनल लेयर के ऊपर ये काम ना करें, तो उससे आपकी इमेज सेफ रहेगी। तो जैसे कि आपने एक नई लेयर बना ली। अच्छा, इसके अंदर भी उसी तरह के ब्लेंड मोड्स हैं। जैसे फॉर सपोज आपने यहाँ से सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई का और ये कलर सेलेक्ट किया हुआ है आपने, तो आप चाहें तो इसको इस तरह से, अच्छा लेयर को भी आप मल्टीप्लाई कर लें ताकि लेयर भी मल्टीप्लाई हो सके। अच्छा, अगर ऐसा आपने लेयर मल्टीप्लाई कर लिया तो इसको नॉर्मल भी रखें तो ये काम करेगा। तो जैसे कि वो लेयर के ऊपर काम कर रहा है, तो ये इस तरह का आप लुक जनरेट कर सकते हैं। तो पेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। विविड वाला है, सही है। विविड में थोड़ा सा ये इसको वो कर देता है, शार्प कर देता है। फॉर सपोज जिस तरह अगर मैं इस तरह का लुक जनरेट कर सकते हैं आप। ये जैसे रिपीट करते जाएंगे तो इसका थोड़ा कलर डिफरेंट होता चला जा रहा है। तो ये विविड से आप कर सकते हैं। ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ब्रश की फ्लो कम कर सकते हैं। सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और भी इसके फर्दर ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पैलेट्स मौजूद हैं ब्रश के। तो आप ये इस तरह से बना सकते हैं, मुख्तलिफ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। बने बनाए नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑलरेडी मौजूद भी हैं, स्पेशल ब्रशेज़ भी हैं जो स्पेशल तरीके से चलते हैं। ये देखें, ये थोड़ा डिफरेंट किस्म का ब्रश है, ये रिमूव कर रहा है, यहाँ पे बढ़ा रहा है, यहाँ पे ये इस तरह का लुक जनरेट कर रहा है। तो बेस्ड ऑन आपकी इमेज के ये काम कर सकता है। इस तरह के भी ब्रशेज़ हैं जो इस तरह के स्पॉट्स जनरेट कर सकते हैं। सही है। ये सारे किस्म के आप ब्रशेज़ उसकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और इसके फर्दर ऑप्शन अवेलेबल भी होते हैं। जैसे कि आप इस पर आ जाते हैं तो फॉर सपोज जैसे कि आपने ये सिलेक्ट किया है तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑप्शन है, वेट का है, कितना वेट रखना है, लोड कितना है, मैक्सिमम, ये डिटेल है। ये बेसिकली इस तरह के पैटर्न जनरेट कर सकता है इसके अंदर ना। तो इस तरह के आप काम कर सकते हैं इस ब्रश के टूल के थ्रू। सही है। और पेंसिल टूल भी वही चीज़ है, बस इसमें थोड़ा कम ऑप्शन अवेलेबल होता है। इसके अंदर आप स्मूथ वगैरह सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर मूड सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। सही है। यहाँ से आप कोई भी कलर चूज़ कर लें, जो भी आपको कलर का आपको चीज़ ड्रॉ करनी है तो वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसको रिवर्ट कर लेते हैं ताकि जैसे पहला था वैसे हो जाए। फिर हमारे पास जैसे सिलेक्शन टूल से हम लोग कुछ सिलेक्ट कर ली। सही है। और दबा के करेंगे तो बीच से ये इस तरह उठेगा। और आपने जैसे फॉर सपोज आई सिलेक्ट कर ली तो आप पर्टिकुलर बी दबा के सिर्फ इस जगह के ऊपर भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने इसका कलर चेंज करना है, ब्रश का कलर चेंज किया, मैंने कहा इसका ब्लू हो जाए आँख। यहाँ से मैंने इसको डिफ़ॉल्ट ब्रश पे ले आया और मैंने इस तरीके से ये कलर कर दिया तो इसकी आँख का कलर चेंज हो गया। तो इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस टूल को। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें अवेलेबल, तो आप फर्दर इसको डिटेल में देखें तो आपको मज़ा आएगा यूज़ करने में। और अब आ जाते हैं हम स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल बेसिकली हीलिंग का पुराना टूल है, समझ लें। ये क्या करता है कि कॉपी जनरेट करता है। जैसे कि यहाँ से आपने अल्ट दबा के कॉपी निकाली और यहाँ पे सिंपल करते तो ये ज़्यादातर वो एग्जैक्ट कॉपी जनरेट करता है। एरिया के हिसाब से फिक्स नहीं करता, हील नहीं करता। ये आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं तो कुछ ज़्यादा ही रिवर्ट कर दिया, खैर है।
अच्छा, इसमें पैटर्न भी है, यहाँ पे पैटर्न बने बनाए मौजूद हैं। कोई ट्री का पैटर्न है तो आप यहाँ पे इस तरह से काट के ट्री का पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से इस तरह से काट लिया, आपने देखा है कि शायद ये बर्ड उड़ रही है हवा के अंदर, तो आपने इस तरह का एक लुक बना सकते हैं। आइए, ये इस तरह से पूरा आ गया कि ये बर्ड शायद हवा में उड़ रही है, पीछे आपके बैकग्राउंड में ये चीज़ चल रही है। तो ये है, इस तरह की यहाँ पे आप मज़ीद शायद ऐड भी कर सकते हैं और न्यू पैटर्न बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। सही है, इसका एक इसका साइज़ बड़ा करके देखना चाहें तो इस आप देख सकते हैं, ग्रास का लुक है, ये ग्रास वाली चीज़ बन जाएगी। सही है, इस तरह के टूल अवेलेबल हैं। फिर इसमें वही ऑप्शन है ओपेसिटी कम करने का, फ्लो बढ़ाने का, ये सारी चीज़ें। तो आप इसको और एक्सप्लोर करें तो आपको मज़ीद चीज़ें मिलेंगी। आप इससे अपनी पेंटिंग कर सकते हैं, चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ब्रशेस में ही आती हैं। ये जो हमने पहले पढ़ा था हीलिंग वाला, ये भी ब्रश है, ये भी ब्रश है। इसकी थोड़ी समझे एडवांस टूल्स बन चुके हैं। अच्छा, ये भी पुराना है, इसको भी हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, कोई ख़ास टूल नहीं है इतना। तो वैसे आप अपने मर्ज़ी से देख सकते हैं। ये भी वही इसी तरह से हीलिंग वगैरह के तौर पे काम यूज़ होता है, चीज़ों को रिमूव करने के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, वो इरेज़र टूल है। ये भी ब्रश का है। तो इसमें ये है कि आप कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं, तो और उस एरिया को डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। लेयर आपने रिमूव ओपन कर ली, आपने ये लिया मैग्नेटिक टूल और इससे आपने एक सिलेक्शन बना ली। आपने कहा ये मैं बर्ड की सिलेक्शन ले लेता हूँ, एक रफ सी सिलेक्शन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये हो गई अप्रोक्सीमेटली सिलेक्शन। सही, कंट्रोल शिफ्ट आई से आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। सही है, अब आप क्या करें, आप चाह रहे हैं कि बर्ड की कॉपी ले ली आपने। सही है, आपके पास एक बैकग्राउंड आ गया, एक बर्ड आ गई। सही है, कंट्रोल ये आई ड्रॉपर से आपने आई सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड को आपने कलर दे दिया। आपकी ये बर्ड अलग हो गई, आपका बैकग्राउंड अलग हो गया। सही है, बर्ड को आपने यहाँ रख लिया। अब आप चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड के अंदर से वो डिलीट किया जा सके, तो आपने इरेज़र लिया, आपने इसको काटना शुरू किया, तो आप इसको यूँ करके काट भी सकते हैं यहाँ से। इस तरह से ये कटिंग वगैरह कर सकती हैं आप। ब्रश के तौर पे डिलीट हो रहा है ये आस्ते आस्ते, और इस तरह की आप चीज़ बना सकते हैं। फिर आप पर्टिकुलर सिलेक्शन के थ्रू भी कि भाई मुझे सिर्फ एक जगह को डिलीट करना है, जैसे आपने यहाँ सेलेक्ट किया और फिर आपने ई दबाया तो आप सिर्फ इस जगह को रिमूव कर दिया आपने इमेज की। तो वो सिलेक्शन के साथ आपका ब्रश एज अ रिमूवर टूल यूज़ हो गया। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और टूल है बैकग्राउंड रिमूव और मैजिक टूल। इसको समझने के लिए हम लोग एक और इमेज खोल लेते हैं, ये वाली बर्ड वाली। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर आ जाएं, बैकग्राउंड इरेज टूल सेलेक्ट किया, इसमें आपका एक सीजर बनी हुई कैंची, जस्ट आप क्लिक करेंगे तो ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा इस तरीके से। सही है, आप क्लिक करते हैं, देखें आप बर्ड नहीं रिमूव की उसने, सिर्फ बैकग्राउंड को रिमूव किया। इधर भी टॉलरेंस लेवल है, टॉलरेंस में बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिस तरह से वो आपके लिए बेहतर काम करे। फॉर सपोज कि जैसे इमेज थी, अब मैंने टॉलरेंस लेवल बढ़ा दिया फॉर सपोज 80% पे, तो ये थोड़ा मज़ीद बेहतर काट रहा है। जो ब्लू कलर है सिर्फ उसी को रिमूव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ अच्छे तरीके से वर्क कर गया। इसमें भी ब्रश का साइज़ वगैरह है वो आप छेड़ सकते हैं, स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। सही है, अब हम आ जाते हैं मैजिक वाले इरेजर टूल। ये बेसिकली वन क्लिक शॉट है, एक क्लिक करें और पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर दें। सही है, तो इसको रिलीज़ कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे टॉलरेंस 10 थी, अब इसको हम लोग फॉर सपोज 60 कर देते हैं। तो ये कुछ हद तक बेहतर काम कर रहा है वन क्लिक बैकग्राउंड रिमूव के तौर पे। तो ये भी एक ब्रश है, ये भी बहुत काम आता है सॉलिड कलर के बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। सही है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ मास्किंग की तरफ। हम एक इमेज खोल लेते हैं इसको समझने के लिए। ये हमारे पास एक इमेज है जंगल फॉरेस्ट की। सही है, अब बेसिकली हम लोग अगर ब्रश टूल लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपने देखा था, ब्रश टूल का मैंने कोई कलर यहाँ से पिक कर लिया और मैं अगर कोई चीज़ यहाँ पे करता हूँ तो ये बेसिकली इस इमेज का परमानेंट हो रही है। सही है, नॉन डिस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है। बेसिकली जो भी चीज़ करूँगा तो ये बेसिकली इसी के अंदर वो इफेक्ट जनरेट कर रहा है रादर देन अलग लेयर के ऊपर। तो अलग लेयर से भी आप सेव कर सकते हैं,
मास्किंग टूल बेसिकली आपके यहाँ पर जैसे आप देख सक रहे हैं, एक बटन है मास्क का ना। तो बेसिकली आपने एक इमेज को पहले वो कर लिया, अनलॉक कर लिया। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आए, अपने मास्क का बटन दबाया, तो बेसिकली इसके साथ एक इस तरह की एक लेयर कनेक्ट हो गई है। सही है। अब आप कोई भी ब्रश से आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो बेसिकली वो उस लेयर के ऊपर एज अ मास्क के तौर पे काम कर रही है। सही है। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपकी चीज़ को ख़राब नहीं करेगी। सही है। जैसे फॉर सपोज अगर आप ब्लैक लेते हैं तो बेसिकली ये इमेज को डिलीट कर रहा है। सही है, रिमूव कर रहा है। तो ये इस तरह का। और अगर आप वाइट कलर लेंगे तो ये दोबारा से इसको रीजनरेट कर देगा। तो ये बेसिकली मास्क का ये फ़ायदा होता है कि आपकी इमेज ख़राब नहीं होगी। आपकी इमेज के ऊपर अगर कोई इफेक्ट जनरेट करना है तो वो इमेज भी रहेगी, साथ साथ वो मास्क भी मौजूद रहेगा। और सपोज जैसे कि मैंने ब्लैक कलर लिया और मैंने ये चीज़ रिमूव कर दी, तो ये एक इफेक्ट जनरेट हो गया इमेज के ऊपर। सही है। एक बैकग्राउंड लेयर ले लेते हैं, इसके पीछे कोई कलर दे देते हैं अच्छा सा। ये ब्लू कलर मैंने दे दिया, तो ये कुछ इस तरह का लुक आ, ये देखें इस तरीके से इसने इसको फिक्स कर दिया। ये ख्याल रखिएगा कि आपकी ये लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी लेयर सेलेक्ट नहीं होगी तो वो इसी के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। सही है। तो ये आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। सही है। इसके अंदर आप इसमें फेदर वगैरह का भी ऑप्शन है। इसके अंदर जैसे अगर आप रिमूव कर रहे हैं तो ये इस तरह का कलर जनरेट पैनल बनाना चाह रहे हैं, ये बेसिकली बैकग्राउंड का कलर उठ रहा है, यहाँ से डिलीट होकर रखता है। मास्क बेसिकली अब जैसे कि अब यहाँ पे कोई आप इफेक्ट नया कलर लेकर आना चाह रहे हैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड ना, जैसे आपने एक कलर खोला तो ये इसी तरह से मास्क में आ जाता है। अब आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं तो बेसिकली ये ओरिजिनल इमेज को नहीं ख़राब कर रहा, ये मैंने बंद किया, ओरिजिनल में अपनी जगह है। तो ये ऊपर से इसके ऊपर आप कॉन्ट्रास्ट वगैरह की लेयर अलग रख सकते हैं और बाद में इसको रिमूव करना चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। सही है। ये आपकी जो भी सेटिंग है वो इसको सेव रखता है एज अ लेयर फॉर्म के अंदर इन अ मास्क। तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, आपकी इमेज को डिस्ट्रक्टिव नहीं करता। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग होती है, लेयर बेस होती है। अब जैसे कि और मैंने वाइब्रेंस का बना लिया, इसने भी इस तरह से मास्क खोल लिया। अब वाइब्रेंस के हिसाब से इसमें कलर मैंने बढ़ा दिया, इसको कम कर दिया, तो ये वाइब्रेंस को मैं ऑफ कर सकता हूँ तो वाइब्रेंस गायब हो जाएगा। मैं चाहूँ तो सिर्फ ब्राइटनेस को ऑफ करना चाहूँ तो ब्राइटनेस सिर्फ ऑफ हो गई, दोनों को ऑफ करने से दोनों ऑफ हो गए। तो मास्क बेसिकली इस तरह से काम करता है हमारे पास। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ जो कि है एडजस्टमेंट टूल। उसके लिए हम लोग एक इमेज खोल लेते हैं। ये हमारी एक इमेज आ गई है। बेसिकली जैसा कि भी आपने देखा ही था, यहाँ पे एक हमारा एक इस तरह का कलर पैलेट बना हुआ है जिसके अंदर हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे ब्राइटनेस है, लेवल है, कर्व वगैरह है। ये आप यहाँ से भी जा सकते हैं, प्लस आप इधर इमेज से भी एडजस्टमेंट में जा सकते हैं। इसके अंदर भी ये सारे कलर्स के ऑप्शन अवेलेबल है। ये बेसिकली आपकी कोई भी इमेज या कोई भी ग्राफिक होगी उसके अंदर कलर ट्यूनिंग वगैरह के लिए, उसकी वाइब्रेंस वगैरह के लिए ये यूज़ होते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ब्राइटनेस का ही आ जाता है कि भाई आप इसका ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। वही बात है कि अगर लेयर में करेंगे तो वो आपकी इमेज सेव रहती है, वरना तो आप डायरेक्ट अपनी इमेज को इस तरह से एडिट भी कर सकते हैं। तो ये परमानेंट सेटिंग में जाती है। कंट्रोल जी कर लें तो पीछे आ जाएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भी कंट्रोल जी नहीं कर सकते, तो इसलिए वो लेयर बना के मास्क करके भी आप कर सकते हैं, तो आपकी सेफ्टी काफ़ी हद तक रहती है। फिर हम आ जाते हैं लेवल्स के ऊपर। लेवल्स भी एक इमेज के अंदर होती हैं ग्राफ लेवल पे, जैसा कि यहाँ पे जो सबसे डार्क लेवल है उसको आप बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें तो इस तरह ये कम हो रहा है। और मिड टोन के अंदर आप बढ़ाना चाहते हैं, ये मिड टोन के कलर को बढ़ा सकते हैं। ये सारे इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है। सही है। ये सारे बेसिक। अच्छा, इसके अलावा ये सारे टूल्स के अलावा हमारे पास ऑटो टून, ऑटो कॉन्ट्रास्ट एंड ऑटो कलर के भी फोटोशॉप के अपने पैलेट मौजूद होते हैं। आप इसमें से किसी भी क्लिक कर लें तो अपने हिसाब से इमेज को सेट कर देगा। वो उसकी अपनी एक थ्योरी होती है जिसके बेस के ऊपर वो एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है। सही है। जैसे ये किया तो कुछ हल्का सा फर्क पड़ा होगा, इससे भी बहुत, या तो ये पहले से ही सेट है। ये देखें, इस पे मैंने कलर पे किया तो इसने थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया, रिवर्ट कर सकते हैं आप इसको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप छेड़ सकते हैं। वाइब्रेंस है, कलर मैक्स है, सॉरी ह्यू सैचुरेशन है, कलर बैलेंसिंग है। कलर बैलेंसिंग में इस तरह का एक पैलेट आता है जिसके अंदर आप इसके अंदर के इमेज के अंदर के रेड कलर को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रीन को बढ़ाना चाहते हैं, या ब्लू बढ़ाना चाहते हैं, मिड टोन पे बढ़ाना चाहते हैं, हाइट
लाइट्स पे बढ़ाना चाहते हैं या शेडोज़ के अंदर इसको छेड़ना चाहते हैं, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं इमेज से रिलेटेड एडिटिंग के। तो आप इस तरह से कलर की सेटिंग कर सकते हैं इसके एडजस्टमेंट टूल के थ्रू। सही है। अब इसके अंदर जैसे आप कोई एक और भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है कलर रिप्लेसमेंट टूल। ये बेसिकली आपके अंदर कोई भी आप यहाँ से कलर पिकर से कोई कलर पिक किया आपने, उस पर्टिकुलर कलर को आप चेंज करना चाहते हैं इमेज में, जैसे कि आपने ये वाला कलर चेंज किया है, इसको आपने ह्यू सैचुरेशन से सिर्फ उस कलर के सेक्शन को चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसका कॉन्ट्रास्ट कम, ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं पर्टिकुलर सिलेक्शन के अंदर। अगर आप सिलेक्शन नहीं आप डायरेक्ट इमेज पे करना चाहते हैं, ये तो फिर पूरी पूरी इमेज के ऊपर भी काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर डिटेल है। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको उतना ज़्यादा चीज़ों का समझ आता चला जाएगा। शेडो है, डिसैचुरेशन है, ये बेसिकली पूरी इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये भी एक टूल है हमारे पास अवेलेबल। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट यू, इससे भी वो हो जाता है। सही है। और फिर यहाँ हमारे पास फ़ोटो फ़िल्टर है, ये भी कभी कभार यूज़ होता है कि भाई पर्टिकुलर फ़ोटो को वार्मिंग में डालना है, किस में डालना है, तो वो पर्टिकुलर कलर के ऊपर वो ऐसे कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ग्रीन कलर बढ़ा दूँ, ग्रीन कलर का एक हल्का सा लेयर इसके ऊपर आ जाएगी जो हर चीज़ को जैसे बढ़ाते चले जाएंगे ये पूरी को ग्रीन कर देगा। कम रखेंगे तो एक हल्का सा एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कोई आपने तस्वीर खींची इसके अंदर बहुत ज़्यादा येलो शेड है, तो आपने वहाँ वो उस येलो शेड को सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर कलर को डिसेचुरेट कर दिया या उसको हल्का लाइट कर दिया, इस तरह से इस पर्टिकुलर कलर को पकड़ लिया, उसको उस तरह से रिमूव कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह के बारे में चीज़ों की चीज़ समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। तो गाइस हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। हमारे पास ये एक इमेज मौजूद है। अब हम लोग थोड़ा सा फोटोशॉप में कुछ वेक्टर रिलेटेड टूल्स भी पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये शेप टूल्स हैं। शेप टूल्स के अंदर हम लोग कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे माउस ओवर रख के देखिए इसके अंदर ये बता रहा है कि किस तरह के आप चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। सही। इसी तरह से हम इसमें रेक्टेंगुलर टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, इलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, लाइन टूल है और कस्टम शेप टूल है। सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं रेक्टेंगुलर टूल, जिसको इस तरह क्लिक करके आप ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से एक शेप बन जाएगा जो कि वेक्टर बेस होगा। ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप इसकी शार्पनेस देख सकते हैं इस इमेज के सामने कि मैंने इतना जूम इन कर लिया तो इमेज तो फट गई है लेकिन ये ख़राब नहीं हो रहा है, ये बहुत क्लियर आपको दिख रहा है। तो ये वेक्टर बेस होता है, तो आप इसको किसी भी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। सही है। और उसके अलावा आप इसको वार्प कर सकते हैं, इस तरह से मोड़ सकते हैं। ये वेक्टर शेप में ही रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा। सही है। ये वार्प टूल वगैरह मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के सारे टूल्स पहले भी बताए मैं, तो वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सही है। ये राउंडेड कॉर्नर्स वाले टूल्स होते हैं। इसके अंदर ऊपर इसके ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें आप स्ट्रोक लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर ये स्ट्रोक लगा दिया, 2 पिक्सल का दे दिया। ये लाइंस जो स्ट्रोक की आएंगी उसका शो ऑप्शन में अवेलेबल है, यहाँ से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज इसमें ये मैंने तो ये डॉटेड किस्म की इसकी आउटलाइनिंग बन गई है। सही है। प्लस यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जो स्पेशली राउंडेड के अंदर है वो ये है रेडियस टूल। ये 5% के हिसाब से यहाँ पे वो रेडियस आपको दिखा रहा है कि ये इतना यहाँ पे जो कर्व आ रहा है वो 5% रेडियस के हिसाब से आ रहा है, 5 पिक्सल के हिसाब से ना। तो यह बढ़ा भी सकते हैं। फॉर सपोज मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 35 पिक्सल कर लेता हूँ, तो कुछ शेप इस जैसा बनेगा जो नॉर्मली आपने बहुत जगह देखा होगा। इस तरह के बने हुए शेप्स यूज़ हो रहे होते हैं राउंडेड कॉर्नर्स के हिसाब से, वेबसाइट्स के ऊपर, बटन्स के अंदर, ये सारी चीज़ें। सही है। वो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपके पास इलिप्स टूल आती है, बेसिकली सर्कल टूल है। वही शिफ्ट दबा के आप बड़ा करेंगे। अच्छा एक चीज़ और भी है कि मतलब जैसे कि ऑलरेडी ये लेयर है, तो अगर आप शिफ्ट दबाएंगे तो इसी के साथ वो मर्ज हो जाएगी जो दूसरी इमेज आप जनरेट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप कोई चीज़ चूज़ करें तो शिफ्ट ना दबाएं, तो वो प्लस साइन में उसमें ऐड हो जाता है। ऐसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये अलग लेयर के ऊपर एक इलिप्स बन जाएगा। शिफ्ट दबा के फिर बनाएंगे। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें मर्ज करने से पहले बनाने के साथ फिर शिफ्ट दबाएंगे तो ये इसकी प्रोस्पेक्टिव सर्कलनेस बरकरार रखेगा। उसी तरह ये जो अगर आप रेक्टेंगुलर इसके अंदर भी आप शिफ्ट दबाएंगे बनाते हुए तो ये इसको स्क्वायर शेप के अंदर ही कंटिन्यू रखेगा।
और इस तरह से आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर नहीं दबाते तो ये फिर आपके पॉसिबल है कि आप इसको लंबा भी करना चाहें, छोटा करना चाहें, लेकिन शिफ्ट दबा देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर में चलेगा। सही है, उसका काफ़ी चीज़ समझ आ रही है। उसके बाद पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के अंदर भी हमारे पास ऑप्शन है कि 5 रखना चाहते हैं, 6 रखना चाहते हैं। 6 कर दिए तो 6 कर दिए तो इस तरह का शेप बन जाएगा। फॉर सपोज अब हम इसको 3 कर देते हैं, सॉरी, हम लोग इसको यहाँ पे जाके 3 कर देते हैं। तो अब हम जो शेप बनाएंगे वो इस तरह का ट्राइंगुलर शेप बन गया। सही है, ये सारे शेप यहाँ से आप बना सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से लाइन टूल है, ये सारी ग्राफिकल टूल है जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, कहीं पे भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, बनाने में, सारी चीज़ों में ना। फिर इसकी स्टाइलिंग है, जैसे कि आप सिलेक्ट करेंगे तो सपोज आप यहाँ से दोबारा से चेंज करना चाह रहे हैं तो ये पर्टिकुलर चेंज हो जाएगा, जो लास्ट लेयर सिलेक्टेड है उसके हिसाब से उसके ऊपर वो चेंजेस अप्लाई हो जाएगी। सही, और आपको चीज़ें वगैरह थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी शेप से रिलेटेड। अब मैं आपको थोड़ा सा और चीज़ भी सिखा देता हूँ कि इसमें कस्टम शेप का भी होता है। इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट इनके पास कुछ ऑप्शन इस तरह के शेप्स बने होते हैं। फोटोशॉप सीसी के अंदर ये 2020 के अंदर थोड़ा डिफरेंट तरीके से इन्होंने शो किया हुआ है। वैसे ये सारे एक साथ मर्ज होते हैं और अलग अलग शेप होते हैं। तो ये शेप रेडीमेड है, आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बाहर फोटोशॉप के प्लगइन्स वगैरह भी मिलते हैं, इसके शेप्स भी मिलते हैं फाइल्स, वो आप यहाँ पे जाके इंपोर्ट करा सकते हैं और इस तरह के शेप आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके अंदर। सही है, तो फॉर सपोज अभी मैं इसमें से ये हटा देता हूँ आउटलाइनिंग और इसको कोई दूसरा कलर दे देता हूँ, फॉर सपोज रेड दे देता हूँ। तो ये इस तरह का शेप आप बना सकते हैं। फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, वार्प कर सकते हैं, छेड़ सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये ख़राब नहीं होगा, ये मतलब पिक्सेलेट नहीं होगा। ये मैथमेटिकल टर्म में वेक्टर बेस है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, चाहे इसका कितना भी साइज़ आप बड़ा छोटा क्यों ना कर लें। सही, ये हो गया आपके शेप्स के सारे डिटेल्स वगैरह। यहाँ पे भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आप इसको फर्दर देख सकते हैं, फिल और स्ट्रोक डाल सकते हैं, इसकी टाइप्स डाल सकते हैं। यहाँ पे भी इसकी हाइट और विड्थ आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको बनाते वक्त पूछ रहे हैं कि भी स्क्वायर में जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर साइज में ही बनना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। एडवांस रिलेटेड टूल्स हैं ये सारे इसके रिलेटेड के। तो ये आपका हो गया शेप टूल। अब हम आ जाते हैं इस शेप टूल के साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग टूल है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल बेसिकली कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, ये भी वेक्टर बेस होता है। सही है, जैसे स्मूथ है तो इसको आप शार्प भी कर सकते हैं, तो इसके एजेस थोड़े से शार्प हो जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन है आपके टेक्स्ट रिलेटेड टूल्स के अंदर। सही, अब हम आ जाते हैं अपने पेन टूल की तरफ। पेन टूल फोटोशॉप का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये बेसिकली कुछ भी ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं एक इमेज खोल लेता हूँ इस पर्पज़ के लिए, इस पर मैं आपको दिखाऊंगा तो फिर वो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर दिखेगा। ये करेक्टर है गेम का। सही है, अभी हम काम करते हैं। ये ऑलरेडी वो है, ट्रांसपेरेंट है, तो हम इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं। कोई अच्छा सा बैकग्राउंड कलर दे दिए, फॉर सपोज ये वाला बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्लूइश थोड़ा सा। सही है, तो इसको मर्ज कर लेते हैं। सही, ये मर्ज हो गया। अब बेसिकली अब हमारे पास पेन टूल है। अब हम फॉर सपोज आपको ये इमेज अलग करनी है, तो आप पेन टूल पे जाएंगे। पेन टूल के एक तो आपका सिलेक्शन टूल था जो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह काम करता है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो आप ये काम पेन से भी कर सकते हैं। पेन टूल में थोड़ी कंट्रोलिंग ज़्यादा अवेलेबल होती है। सही है, अब यहाँ पे जैसे पेन टूल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन ऊपर अवेलेबल होते हैं, एक पाथ का होता है, एक शेप का होता है। शेप बेसिकली जो भी आप बना रहे होंगे वो शेप में कन्वर्ट होगा, उसकी एक लेयर बनेगी यहाँ पे, वो शेप में इस तरह से लुक बना देगा। ये एक आपका शेप बन गया। सही है, आप इसे क्रिएट कर सकते हैं किसी भी तरह का शेप। आप पाथ भी बना सकते हैं। फॉर सपोज मैंने यहाँ से पाथ सेलेक्ट किया, अब मुझे बेसिकली इसकी कटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। सही है, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं यहाँ से क्लिक करना शुरू करता हूँ। एक पॉइंट मेरा क्लिक किया, दूसरा पॉइंट मैंने क्लिक किया और मैंने थोड़ा ड्रैग किया, तो इसके इस तरह के कंट्रोल्स निकल आए हैं। दो डंडे आपके पास आ गए हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हैंडल्स को कहते हैं। फॉर सपोज अगर आपका अगर ये वो हो जाए तो आप ए दबा के दोबारा से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके मूवमेंट में आ जाता है, आपने ये सिलेक्ट किया। सही है, अब आप दोबारा से यहाँ से टी दबा के इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो पे क्लिक हो जाएगा और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने शेप को इस तरह से बनाने में ना। सही, फॉर सपोज मैं अभी इसका जूते ही को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा।
कि मैं सारी की सारी सिलेक्शन लेने जाऊँ। तो ये भी है कि आप उसको परफेक्ट ले सकते हैं, जितना अच्छा आपका हाथ बैठेगा उतना अच्छा आप चला सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे बुलाया कि अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह का शेप जनरेट हो रहा है, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, मैं ये नहीं बनाना चाह रहा। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट दबा के इस हैंडल को तोड़ दूंगा। तो अब मैं जो शेप बनाऊंगा तो वो यहीं से शुरू होगा, आगे से नहीं शुरू होगा। सही है। तो आपने यहाँ से ये शेप इस तरह कंटिन्यू किया, आप लेते हुए आए, ये क्लिक करते 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 जब यहाँ पहुँचेंगे उसी तरह वो सर्कल का ऑप्शन आएगा, आपने ये सर्कल दबाया, आपकी ये पाथ सिलेक्ट हो गया है। सही है। इस पाथ को आप मूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अब आपके पास ये सिलेक्शन आ गई, आप कंट्रोल जे मार के कॉपी कर सकते हैं। सही है। और वैसे आप दूसरी तरीके से भी कॉपी ले सकते हैं। ये आपने कंट्रोल जे मारी तो ये आपकी शू की एक लेयर बन गई, इसका मैंने नाम शू रख दिया। सही है। अब मैं इसको बंद करता हूँ तो ये अलग से आपका प्रोजेक्ट शू अलग हो गया। तो पेन टूल इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है कि आप सिलेक्ट करके पर्टिकुलर एरिया निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। पेन टूल के अंदर एक एक दो ऑप्शन मज़ीद थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं कि अगर जैसे मैं शेप यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक ये पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट लिया, अब जैसे मैं क्लिक छोड़ूंगा तो ये लाइन ड्रॉ कर लेगा, मैं क्लिक करूँगा छोड़ूंगा लाइन ड्रॉ करेगा। अब लेकिन ये बहुत स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा बेहतर बनाऊँ तो ये कि मैं क्लिक करके इसको थोड़ा सा कर्व कर सकता हूँ, और फिर मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से इसका कर्व बनता है। ये ऑलमोस्ट जा सकता है आपका 45 डिग्री तक, यानी कि अगर आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है तो आपको 4 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे अप्रॉक्सीमेटली, तो ये परफेक्ट सर्कल बन सकता है। तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ सर्कल बनाने की, मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने इसको तकरीबन एक आर्क बनाया, फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आर्क बन गया, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, ये शेप आ रहा है, ये मैंने किस तरह से बनाया, और फिर मैंने एक यहाँ क्लिक किया तो ये अप्रॉक्सीमेटली सर्कल जैसा बन गया। ये मैनुअल सर्कल बनाया तो ये परफेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी इसका टूल अवेलेबल है तो हम लोग उससे कर सकते हैं। इसके हैंडल से भी इसकी मज़ीद सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो जितना आप सर्कल पे प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए पेन टूल चलाना आसान होगा, और आप कोशिश करें कि ये जितना बेहतर सर्कल बन सकेगा आपके लिए उतना परफेक्ट आपका हाथ बैठेगा पेन टूल के ऊपर। सही है। ये हो गया हमारा पेन टूल। सही है। पेन टूल के अंदर और मज़ीद है, ये फ्री ऑप्शन है, ये आप क्लिक करें और चलाना शुरू कर दें तो ये ड्रॉ करता रहेगा इसी तरह जैसे वो ब्रश का ड्रॉ कर रहा होता है। सही है। यहाँ ला के छोड़ा तो ये पूरा एक शेप बना दी उसने फास्ट वे में। ये ज़्यादातर आपके पास अगर ग्राफिक टैबलेट मौजूद है, पेन मौजूद है, तो फिर उसमें आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं शेप, और ये वेक्टर बेस्ड शेप बनेगा। इसी तरीके से और भी हैं, ये पॉइंट ऐड करने का है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे एक शेप बनाया है। सही है। अब यहाँ पे आप एक मज़ीद पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यही है, इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा होता है। यहाँ पे क्लिक किया आपने, यहाँ क्लिक किया, एक पॉइंट आ गया, आप इसको बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। उसी तरह आप ये माइनस भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक किया तो ये माइनस हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये माइनस हो गया। तो ये सारे पेन टूल के हैं। और ये है कि बेसिकली ये जो आपके स्मूथ एजेस बनते हैं उसको शार्प कट में कन्वर्ट करने का टूल है। सही है। तो ये बेसिकली इस तरह काम कर सके। मैं एक शेप बना लेता हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि फॉर सपोज, बल्कि एक काम करते हैं, हम लोग ये वाला शेप लेते हैं जिसमें राउंडेड कॉर्नर्स है। सही है। इसके अंदर ये बहुत प्यारा किस्म का कर्व बना हुआ है, तो हम ये वाले टूल पे आते हैं, हम कन्वर्ट पॉइंट टूल पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से कट आ रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसको स्ट्रेट कर देगा। इस पर क्लिक करेंगे, ये इसको स्ट्रेट कर दिया इसने, बिल्कुल कर्व ख़त्म करने वाला टूल है। आप क्लिक करते जाइए तो ये बिल्कुल इसकी कर्वनेस को ख़त्म करने वाला टूल होता है। ये पॉइंट्स रिमूव कर देता है कि जैसे कि आप सपोज करें कोई आप इमेज बना रहे हैं, टक 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 टक, वो ये इस तरह का शेप बन रहा है पॉलीगॉन वाला ना। अब एक होता है कि आपने शेप बनाया इस तरह से, सॉरी कंटिन्यू हो गया, इसको रिमूव कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा शेप घुमा के ना इस तरह से कर्व के साथ, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स इस तरह के हैं जो हैं कर्व के अंदर आ रहे हैं, तो ये रिमूव करने में आसानी करता है कि कोई पर्टिकुलर कौन रिमूव करना है। ये रिमूव कर दिया इसने, ये रिमूव कर दिया, तो इसको पॉलीगॉन लेवल पे ले जाता है। स्ट्रेट कट के अंदर ना आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह काम आता है। आगे चल के आप इसको समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ ये यूटिलाइज किया जा सकता है।
सही है। तो ये हमारा हो गया शेप टूल, पेन टूल और टेक्स्ट रिलेटेड टूल, जिसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात और बता दूं कि ये जो टेक्स्ट है, इसको आप बहुत सारे शेप दे सकते हैं, इसको शेप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और सपोज मैं इसको 90 पे ले गया, सही है, ये आपके पास। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इस इमेज को नीचे कर लेता हूँ और एक बैकग्राउंड क्रिएट कर देता हूँ इसी कलर में, ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। सही है, ये हमारे पास स्पेस आ गई। सही है, ये टेक्स्ट हमारे पास है। अब हम चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट इनटू शेप कर दें, तो ये यहाँ पे आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके भी इस लेयर के ऊपर आ जाए, यहाँ से कन्वर्ट इनटू शेप हो जाएगा। तो ये शेप बन गया है। अब ये आप दोबारा से एडिट नहीं कर सकते, ये शेप में आ गया, लेकिन वेक्टर ही है। अब इसमें पर्टिकुलर आप कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, ए इज़ अ शॉर्टकट फॉर द दिस एरो ना। ये एरो बेसिकली पास सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए होता है। पास सिलेक्शन पूरे पूरे सेक्शन के सिलेक्ट करता है, और ये पर्टिकुलर डायरेक्ट सिलेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करता है। सही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अगर आप डायरेक्ट टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते, ये शॉर्टकट है, ये पूरा एक आइकन आ गया, एक पूरा क्या कहते हैं, शेप आ गया। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कंट्रोल टी दबाया, ये आपका बड़ा हो गया। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो आस्पेक्ट रेशो ख़राब नहीं होगा। अभी इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, इसके साथ इसकी एक ही शेप में काउंट है, लेकिन आपने पॉइंट पकड़ के सिर्फ इसको एडिट किया। सही है, तो ये बड़ा हो गया। अब दोबारा से आपने इसमें टी दबाया, कंट्रोल टी, तो ये ऑप्शन आ गया, आप इसको घुमा सकते हैं और इससे भी मुख्तलिफ शेप बना सकते हैं अपनी ग्राफिक्स के अंदर। इसको ले जाके टेक्स्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर ये अगर इसको आप ए दबाएंगे तो इसके पॉइंट्स अवेलेबल हैं, तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं डिलीट दबा के, या पेन टूल ले लें, पेन टूल से आप इसको कनेक्ट कर लें, तो ये इस तरह भी कर सकते हैं, या इसको एडिट कर सकते हैं। पेन टूल से अपने पॉइंट बना के इसको लंबा खींच दिया। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन से के साथ आप प्ले कर सकते हैं, इससे आप चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, आइडियाज़ अपने बना सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। तो ये आपका सारा वेक्टर रिलेटेड टूल है, जिसके अंदर हमने अभी कवर किया शेप टूल को, कवर किया हमने हमने पेन टूल को कवर किया, हमने टेक्स्ट टूल को कवर किया, और इसके पॉइंट पकड़ने के लिए हमने ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी डिस्कस कर लिया है। तो ये हमारे सारे फोटोशॉप के अंदर वेक्टर रिलेटेड टूल हैं, जो हमारे ड्रॉ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम चलते हैं, सो गाइज, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। उसके लिए हम लोग कोई इमेज खोल लेते हैं, पुरानी इमेज ही खोल लेता हूँ कोई एक। सही है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ, टेक्सटिंग, टाइपोग्राफी, जो फोटोशॉप में की जा सकती है। अभी मैंने टेक्स्ट टूल आपको ऐसे कवर कर ही लिया था, तो मोस्टली अभी इमेज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले मैं कुछ एक लेयर क्रिएट करके इसके ऊपर कोई कलर डाल देता हूँ। कंट्रोल अल्टर बैकस्पेस, और इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, तो कुछ इस जैसा इफेक्ट जनरेट हो जाता है। सही, दोनों लेयर को मर्ज कर देते हैं और इसको रिलीज कर देते हैं। सही है, एक हल्का सा आपके पास बैकग्राउंड आ गया, जिसके ऊपर आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। सही है। अच्छा, टेक्स्ट टूल के अंदर एक और ऑप्शन है जो हमने पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस किया था, कि हॉरिजेंटली भी लिख सकते हैं, वर्टिकली लिख सकते हैं। सही है, और मास्किंग के ऊपर भी लिख सकते हैं। मास्किंग को छोड़ दें, मैं आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दिखा देता हूँ। कि एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, जिसके अंदर आप हॉरिजेंटल वे में लिख रहे हैं। सही है, का टेक्स्ट का कलर ने वाइट कर दिया, एक हम लोग इस तरह से लिखा। अब हम चले आते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल में जब हम लिखेंगे तो वो कुछ इस जैसे तरीके का टेक्स्ट लिखा जाएगा। सही है, तो वो ग्राफिकल वे में, जैसे कोई आप कार्ड बना रहे हैं, साइड पर अपना नाम लिखना चाह रहे हैं, तो ये वर्टिकल में इस तरह लिख सकते हैं। फिर ये होता है कि आप कोई शेप बनाते हैं, तो शेप के ऊपर अगर ऐसे कंट्रोल टी या खाली टी दबाते हैं, तो टी के ऊपर क्लिक कर दें इस पर, तो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इस शेप के ऊपर ना। ये भी एक तरीका है। अच्छा, ये दोनों लेयर अलग अलग हो जाती हैं, वो पाथ पकड़ लेता है, तो आप इसके शेप को डिलीट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक इस तरह से भी टेक्स्ट लिखा जा सकता है। सही है, टेक्स्ट लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इस तरह के आपके पास ऑप्शन होते हैं। कोई भी शेप सेलेक्ट किया, उस पर टी दबाया, जैसे फॉर सपोज मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स सा ले लेता हूँ, चलिए बोट ही ले लेते हैं। ये लिया हमने बोट, और उसके ऊपर टी का बटन दबाया, टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया। इसके ऊपर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा, तो ये इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। फिर हमने ये बोट को डिलीट कर दिया, तो ये हमारे पास
टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। उसके अंदर मजीद ऑप्शन है, इसको सीधा बड़ा करना, ऊपर नीचे करना, गैप्स बढ़ाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। सही है। अच्छा, हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं टाइपोग्राफी। सही है। अब जैसे आप टी सेलेक्ट करें और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह की सिलेक्शन बनेगी। सही है। और जैसे आप छोड़ेंगे ना, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप में कोई 2-3 वर्जन ऐसा हुआ है कि लोरम मिक्सम खुद ब खुद लिखे हुए आना शुरू हो जाते हैं। वरना तो आप ये सिलेक्शन बन जाती है, इसके अंदर आप ये सब कुछ डिलीट कर दें तो इस तरह की सिलेक्शन बनेगी और उसके अंदर इस तरह से कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। सही है। उसको आप उसमें आप कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो लिखना शुरू कर देगा इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के अंदर रहते हुए। सही है। अच्छा, अब हम कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, दूसरा फ़ॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं। सही है। हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल देते हैं, सपोज कर हमने हेडिंग लिख दिया, से हेडिंग 1 लिख दिया। सही है। हमने स्पेस मारा। अच्छा, इसके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे फ्रंट पे आपको दिख रहे हैं कि जैसे हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी बोल्डनेस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप किस तरह का रेगुलर चाहिए, इटैलिक चाहिए, ये सारा सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसके साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना बड़ा छोटा होना चाहिए। सही है, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास ये क्रिस्प और हार्डनेस वाली चीज़ें जो पहले भी बताया था। फिर आ जाता है हमारे पास पैराग्राफ का ऑप्शन। ये अभी सेंटर अलाइंड है। अब यहाँ पे है लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट दबाया तो ये इधर आ गया, राइट दबाया तो ये इस साइड पे चला गया। तो हाँ, अक्सर पैराग्राफ लिखते वक्त हम लोग लेफ्ट अलाइन होते हैं, हेडिंग हमारी सेंटर में होती है। सही है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा स्पेस मारा इंटर कर करके। सही है। अब हमने बोल्डनेस हटा के रेगुलर कर लिया, हमने फॉन्ट साइज भी थोड़ा छोटा कर दिया। सही है। अब हम कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। सही है। हमने बहुत सारा टेक्स्ट लिया, हमने इस टेक्स्ट को कॉपी किया। सही है। अभी अब छोड़ दें, ये इतना ख़राब क्यों आ रहा है, मैं इसको भी सेट करवा देता हूँ, मसला नहीं है। जैसे ही आपने ये टेक्स्ट ले लिया, ये इस तरह से आ गया। सही है। चलो इसको सही कर लेते हैं। ये आप पूरा सिलेक्शन ले लें, कंट्रोल ए दबाएंगे तो सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, यहाँ पे भी वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है, जैसे एक तो फॉन्ट का ऑप्शन आ गया जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा, वो मैं दिखा रहा हूँ। ये स्पेसिंग बता रहा है कि ए और दूसरे ए के दरमियान में कितनी स्पेसिंग रहती है। तो यहाँ से आप जाके ऑटो कर दें तो ऑटोमेटिकली जो उसकी स्पेसिंग होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये हमने ज़्यादा स्पेस रखा था, हमने बैक स्पेस दबा के टेक्स्ट को ऊपर ले आया। सही है। अभी ये पैराग्राफ सेंटर अलाइंड हुआ है, इसके यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर। सही है। एडजस्टमेंट के हैं, ये टेक्स्ट इस तरह से एडजस्ट कर देगा कि लास्ट लाइन आपकी लेफ्ट से कट के ख़त्म हो रही हो। सही है। उसके बाद ये है कि आपके सेंटर में ख़त्म होना चाहते हैं, सेंटर जस्टिफाइड होना चाहिए तो इस तरह सेंटर जस्टिफाइड हो रहा है। राइट जस्टिफाई तो राइट जस्टिफाई, ओवरऑल जस्टिफाई करना है कि बिल्कुल, तो ये इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। अच्छा, इस चीज़ का ऑप्शन को आप कंट्रोल टी से भी खोल सकते हैं। ये यहाँ पे करेक्टरिस्टिक मजीद डिटेल आ गई है, मतलब आपके पास 3 स्टेजेस होते हैं टेक्स्ट के। एक इस मिनी है जिसके अंदर आप फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको थोड़ा और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। सही है। फिर आपके पास एक ये है कि आप इसको इस तरह से भी खोल सकते हैं और इसको यहाँ रख सकते हैं बराबर में। काम करते वक्त जो आपको चेंजेस करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह से आप यूज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप ने भी इधर प्रॉपर्टी का ऑप्शन दे दिया तो उन्होंने यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर लिया। सही है। अब जैसे कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें थोड़ा, और यहाँ कलर का भी ऑप्शन है तो आपने कलर चेंज कर लिया। अच्छा, कोशिश करें कलर ऐसा रखें जो बैकग्राउंड से अलग कंट्रास्ट में हो ताकि रीडेबिलिटी के इशू ना आए। सही है। या जैसे बिल्कुल हम डार्क में ले जाते हैं तो डार्क भी थोड़ा सा पढ़ने में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड हमारा डार्क है तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम इसको वाइट में ही रखें तो आपका टेक्स्ट ज़्यादा क्लियर दिखेगा। सही है। एक तो ये चीज़ आ गई। फिर पैराग्राफ के ऑप्शन आपने देख लिए, फिर पैराग्राफ की स्पेसिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। सही है। टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया आपने, दबाया तो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई हेडिंग के नीचे। इसको आपको अटैलिक करना है, यहाँ से आपका अटैलिक हो जाएगा। सही है। ये एक हार्ड अटैलिक होता है। अगर फॉन्ट अटैलिक अवेलेबल नहीं है आपके पास तो यहाँ से आप फोटोशॉप के हार्ड अटैलिक यूज़ कर सकते हैं। हार्ट आप इसको बोल्ड कर सकते हैं तो, और इसके बाद आपको ऑल कैप्स में ले जा सकते हैं, ये पूरा कैप्स में ले जाएगा। ये आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं कि मेन जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो बड़ा हो, लास्ट टेक्स्ट बड़ा हो। तो इस तरह की एक स्टाइलिंग होती है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर ये है कि जैसे कब आपने नंबर्स को सिर्फ छोटा करना चाह रहे हैं, पावर दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी किया जा सकता है। एक मिनट, इसको मैं नॉर्मलाइज कर लूँ पहले। सही है। ये आ गया आपका नॉर्मल। 1 की मैं सपोज कर 2 है स्क्वायर, इसको दिखाना चाहिए कि भाई स्क्वायर में जाना, तो यहाँ पर बटन दबाया तो ये इस तरह से ऊपर पावर में चला गया। इसकी हेडिंग और लाइन हटानी है तो इस तरह से
अंडरलाइन हट के स्पेस ऐड कर दिया। ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको क्रॉस करना चाहते हैं तो ये दबाएं, इस तरह से ये लाइन सारी क्रॉस हो गई। ये हमेशा ख्याल रखा करें कि कुछ भी चीज़ अप्लाई करने जा रहे हैं तो सिलेक्शन पे रख के इसको अप्लाई करें, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होगा। अगर आप सिलेक्शन नहीं रखते तो ये पूरे के पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सही है, जैसे कि अगर वो सिलेक्ट ऑर्डर नहीं आ रहा और आपने जस्ट न्यू करके क्लिक किया तो ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करिएगा। सही है। तो आई होप कि मैंने आपके पैराग्राफ वगैरह के बारे में भी काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। तो ये सब यूटिलाइज होते हैं हमारे फोटोशॉप के अंदर। टेक्स्ट लिखना होता है, पैराग्राफ लिखना होता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, चला सकते हैं, बना सकते हैं, वॉट एवर जो आपको ज़रूरत पड़े जिस हिसाब से। और ये डेफिनेटली वेक्टर होता है, इसकी एक अपनी लॉजिक होती है। जैसे कि अगर हेडिंग है तो उसके कैपिटल में रखना है, पैराग्राफ है तो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, अनबोल्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ। दूसरा टूल हमारा ये है कि फॉर सपोज कि हमने ये एक ग्राफिकल डिज़ाइन बना लिया, हमारा एक बैकग्राउंड है, एक हमारा टेक्स्ट है। अच्छा, एक और चीज़ है, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेंटर लाइन किया है, उसके अलावा भी यहाँ पे हमारे पास कुछ जनरल ऑप्शन ऊपर अवेलेबल हैं जो कि अभी डिसेबल्ड है। उसमें तरीका ये होता है कि जैसे कि आपने दो लेयर सेलेक्ट कर ली तो वो उस लेयर के हिसाब से कंपेयर करके उसकी एडजस्टमेंट करेगा। जैसे दो लेयर आपने सेलेक्ट की, अब इस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सेंटर में हो जाए, तो मैंने ये वाला बटन दबाया तो सेंटर में आ गया वर्टिकली, और ये हॉरिजेंटली सेंटर में आ गया, वर्टिकली सेंटर में आ गया, हॉरिजेंटली सेंटर में आ गया। यहाँ से हम लोग इस तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी एडजस्टमेंट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। सही है, स्टेजेस वाइज। तो अब मैंने सेंटर सेंटर कर लिया, ये हमारी ग्राफिक तैयार हो गई। अब हम जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करें या इसको सेव कैसे करें, ये हमने जो भी बनाया है ये हमारा लॉस ना हो जाए। तो एक तो सिंपल तरीका है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस दबाएंगे, अगर आपने सेव नहीं किया है तो ये इस तरह की विंडो खुलेगी जिसके अंदर सेव एस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप नाम वाम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप फोटोशॉप की पीएचडी फाइल में सेव करना चाहते हैं, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहते हैं, नहीं आप जिफ बनाना चाहते हैं या वॉट एवर, बहुत सारे ऑप्शन है, जेपैग बनाना चाहते हैं, जो वॉट एवर। तो बेसिकली होता ही है कि हमेशा जो कोई भी काम करें तो उसकी एक कॉपी रिसोर्स फाइल के तौर पे एक कॉपी रखनी चाहिए जो कि पीएचडी फॉर्मेट में हो, एडिटेबल हो, बाद में आप उसको चेंज कर सकें। और अगर आपको वेब के लिए निकालना है ये, तो उसके एक और ऑप्शन है, यहाँ से आप जाएं। सही है, एक तो सेव मैंने बता दिया, सेव एज भी है। सेव करेंगे तो सिंपली जैसे अगर आपने कोई नाम दे दिया, फॉर सपोज सैम्पल रख दिया आपने इसका नाम, तो सैम्पल में जैसा अगर आपने थोड़ा सा यहाँ से चेंजेस कर लिया, आपने इसका कलर चेंज किया। सही है, अब आप जब सेव दबाएंगे तो ये उसी फाइल के ऊपर सेव हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे तो सेव एस का ऑप्शन खुलेगा, ये वाला। सही है, तो अब आप वही फाइल सैंपल यहाँ पड़ी हुई, आप चाहें तो उसके ऊपर रीराइट कर सकते हैं या आप चाहें तो सैंपल 2 लिख कर दूसरी फाइल भी सेव कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि मैं इसको सोशल मीडिया के लिए यूज़ करना चाह रहा हूँ या मैं इसको कहीं ग्राफिकली प्रिंटिंग में देना चाह रहा हूँ, वट एवर, तो उस पर्पज़ के लिए आप यहाँ चले जाएँ, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से यहाँ तस्वीर बाहर जा सकती है, सेव फॉर वेब कर सकते हैं, यहाँ पे सेव फॉर वेब का ऑप्शन है। कंट्रोल शिफ्ट, ये अल्टर कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाएंगे शॉर्टकट, तो ये वाली विंडो खुलेगी। ये सेव फॉर वेब की विंडो होती है, इसके अंदर प्रीव्यू आ रहा होता है। अक्सर ये जगह आपकी प्रीव्यू की छोटी होती है, तो यहाँ से आप इसको रिसाइज करके देख सकते हैं 50% या 25%। थोड़ी सी ग्राफिक्स में ख़राब दिखती है, प्रॉपर नहीं दिख रही होती जो ओरिजिनल होती है, लेकिन एक आपको आइडिया देने के लिए कि ये कैसा दिखेगा वो आ जाता है। यहाँ पे इसके साइजेस डिफाइंड हो जाते हैं कि कितने हाइट विड्थ के हैं। आप इसको चेंज करना चाहें, प्रिंट आउटपुट, ये आपके ओरिजिनल फाइल को नहीं ख़राब करेगा। जो आप प्रिंट निकाल रहे हैं, जो आप जेपैक निकाल रहे हैं, वट एवर जो भी निकाल रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, उसका साइज़ डिफाइन हो जाएगा, उस हिसाब से छोटा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप 100% कर लें तो उसको पता चल जाएगा कि अब इसकी ओरिजिनल साइज़ क्या हो गई है। ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ग्राफिक्स को, इसकी क्वालिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से ये बने बनाए पैलेट है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ से आप ऐसे ऐसे भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सही है, फिर आप जब सेव का बटन दबाएंगे तो ये आपको फोल्डर दे देगा जहाँ पे भी आपको सेव करना है, वहाँ पे आपने क्लिक किया और ये आपका वहाँ पे सेव हो जाएगी फाइल। सही है, एक ये तरीका हो गया सेव फॉर है, और एक सेव एज है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी गिराता नहीं है, जेपैग सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे सेव करने जा रहा हूँ।
तो मैं सेव करूँगा तो ये मुझे क्वालिटी का एक अलग से ऑप्शन देगा। सही है, इसमें ये हो सकता है कि मैं इसको मैक्सिमाइज में निकालूं ताकि मेरे प्रिंट में इसकी कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रही हो। तो ये यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं कोई मैट कलर भी बैकग्राउंड में डाल सकता हूँ, अगर मेरी ग्राफिक्स कम है तो पीछे वो कलर उठ के आ जाए। यहाँ पे भी उसी तरह पैलेट है, ये मैंने सेव किया तो सेव हो गया। सही है, तो ये सारे एक्सपोर्ट के ऑप्शन है, यहाँ से एक्सपोर्ट है, सेव है। सही है। अब इसमें एक और भी ऑप्शन है, क्विक एक्सपोर्ट एस पी एन जी, फ़ौरन से पीएनजी के तौर पे एक्सपोर्ट करना है तो वो उस तरह से एक्सपोर्ट का ऑप्शन दे देगा। डायरेक्ट आपने सेव किया वो पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो गया। सही है, इस तरह से जो भी आप ग्राफिक्स बना रहे हैं वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निकाल के लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से की जा सकती हैं। होप सो आपको चीज़ें काफ़ी क्लियर होंगी। फ़ोटोशॉप के अंदर इंपोर्ट कैसे किया था हमने, वहाँ से लेके अब ये फाइनली हमने एक्सपोर्ट करना आपको सिखा दिया है, सेव करना भी सिखा दिया है फ़ोटोशॉप के अंदर फाइल। सही है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे सेव एज में गए, ये सारे फॉर्मेट अवेलेबल हैं, कोई सा भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। सही है, वो आप सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। क्लाउड का भी ऑप्शन अवेलेबल है, लेयर्स के साथ सेव करना चाहते हैं। ये सारे डिटेल हैं, जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको समझ आएगा। सही है, होप सो कि मैंने सारी ग्राउंड चीज़ें कवर अप कर ली हैं फ़ोटोशॉप के अंदर और आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके एक्सपर्ट बन सकेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।